चलो तो शुरू करते हैं। तो इसमें हमको बेसिकली पढ़ना क्या है, देखो कि आपका जो कैटायन है और एनायन है उसकी एनालिसिस पढ़नी है। ठीक है, कैटायन एंड एनायन की एनालिसिस पढ़नी है। तो आपके पास एक गिवन सैंपल हुआ होगा और इसमें जो रिएजेंट्स अपन ने पढ़ा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेंगे। जो भी हमने रिएजेंट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन जो पढ़े, कितने पढ़े थे, 10-12 पढ़े थे ना कुछ। H2S लास्ट था। शुरुआत किससे किया था हमने? NaOH, अमोनिया वगैरह वगैरह, वो सभी रिएजेंट्स, साथ ही साथ GiOC के कॉन्सेप्ट्स जितने भी, ये सभी यूज होंगे। और प्लस अब ये स्टार्ट होगा प्रॉपर एनालिसिस। तो ये जो प्रॉपर एनालिसिस होगा, ये होगा, ये होगा, ये जो है ना, ये पूरा अगर हम कर लेते हैं तो ये आपका मेजर ब्लॉक केमिस्ट्री का पोर्शन कवर कर लेगा। ब्लॉक केमिस्ट्री का मेजर पोर्शन ये कवर कर लेगा। ठीक है, मेजर पोर्शन ये कवर कर लेगा। तो चलो शुरू कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले है क्या कि आपके पास है एक सैंपल है सॉल्ट का, और हमें अभी करना क्या है, कुछ टेस्ट्स करने हैं। और उन टेस्ट से हमें क्या पता करना है कि इसमें कैटायन कौन है और एनायन कौन है। तो हर एनायन का कैटायन का सेपरेट रिएक्शन हम पढ़ेंगे। तो इसमें हमको डिटेक्ट करना है कैटाइनिक एंड एनाइनिक पार्ट। अब एनाइनिक पार्ट को बोला जाता है एसिड रेडिकल। ये बात अंडरस्टूड है काफी। एसिड रेडिकल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली जो सॉल्ट का एनाइनिक पार्ट होता है वो एसिड से आता है। ठीक है, जैसे सोडियम क्लोराइड है तो क्लोराइड कहां से आया? HCl से आया, तो इसलिए एसिडिक रेडिकल बोल रहे हैं। कैटाइनिक पार्ट, दिस इज बेसिक रेडिकल, इसको बेसिक रेडिकल बोला जाता है। और हमको दोनों रेडिकल्स को आइडेंटिफाई करना है। तो इसका प्रोसीजर है। ठीक है, प्रोसीजर है। पहले हम एनाइनिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करेंगे। पहले हम पढ़ेंगे आज एनाइनिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करना। और एनाइनिक रेडिकल को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम आएंगे कैटाइनिक रेडिकल पे। और कैटाइनिक रेडिकल की थोड़ी सी स्टडी अलग है, एनाइनिक की थोड़ी सी अलग तरीके से। यहां पर क्या है, कैटायंस को ग्रुप्स में कन्वर्ट मतलब करा गया, क्लासिफाई। सुना होगा आपने, थोड़ा बहुत स्कूल का पढ़ा है तो, है ना, ग्रुप 0, ग्रुप 1, ग्रुप 2 कैटायंस, इस तरह के कुछ कुछ हैं वो कैटाइनिक रेडिकल में। बट यहां एनाइनिक रेडिकल में सभी आयंस को हमें सेपरेटली पढ़ना है। सभी आयंस को सेपरेटली पढ़ना है। ठीक, सेपरेटली पढ़ना है। चलो भाई, तो अब यहां से शुरू करते हैं। ये शुरुआती पोर्शन जो दिया हुआ है, इसमें ये वाली लाइन थोड़ी सी देखने योग्य है। यहां पर इसने बात करा है सोडा एक्सट्रैक्ट की। इसने यहां पर बात करा है सोडा एक्सट्रैक्ट। सोडा एक्सट्रैक्ट क्या होता है? देखिए, मान लीजिए आपके पास कोई सॉल्ट है, ठीक है, जिसको आपको टेस्टिंग करनी है। आपके पास सॉल्ट है और सॉल्ट को टेस्टिंग करनी है। तो सबसे पहला क्या काम करोगे आप? अभी एनाइनिक रेडिकल की बातें कर रहे हो, सबसे पहले क्या करोगे भाई? उसका सैंपल लोगे और उसका क्या बनाओगे? एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे, पहली बात है ना। क्योंकि जब आप भाई एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे तभी तो उसके आयंस मिलेंगे आपको अलग होके। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप यही करते हो कि इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हो। एक्वस सॉल्यूशन में ही हमें आयंस डिसोसिएटेड फॉर्म में मिलेंगे। लेकिन मान लीजिए अगर वो सॉल्ट जो है वो हाईली इनसॉल्यूबल है, तब क्या करेंगे? ठीक है, अगर हाईली इनसॉल्यूबल सॉल्ट है, तो अगर ये सॉल्ट हाईली इनसॉल्यूबल है तो क्या होगा? देखो, तो बेटा तुम्हें जब पानी में तुम डालोगे तो सफिशिएंट आयंस नहीं मिल पाएंगे। जैसे मान लो तुम AgCl लिए हुए हो, AgCl लिए हुए हो,
और इसको आपने पानी में डाल दिया, आप टेस्टिंग करना चाह रहे हो, आप AgCl भी व्हाइट ही दिखेगा सॉल्ट, व्हाइट सॉल्ट्स नॉर्मली सभी व्हाइट सॉल्ट्स होते हैं, तो आप देख के नहीं बता पाओगे कौन सा सॉल्ट है। बट जैसे आप AgCl लोगे, आप उसको पानी में डालोगे, आप देखोगे यार ये तो प्रेसिपिटेट कर रहा है, प्रेसिपिटेट कर रहा है, तो आपके पास अभी सिर्फ नेगेटिव आयन पे फोकस करना है, ठीक है, अभी सिर्फ नेगेटिव आयन पे फोकस करना है। तो आपके पास क्लोराइड आयंस जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं होगा, सफिशिएंट अमाउंट में ये क्लोराइड आयंस आपके पास नहीं होंगे। तो फिर टेस्टिंग कैसे करेंगे इसकी? नेगेटिव आयन की टेस्टिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इनसॉल्युबल है। तो ऐसे केसेस में इस सॉल्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है, ठीक है, इन सच केसेस सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया जाता है। अब वो सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं, सुनना, सोडा एक्सट्रैक्ट में क्या करते हैं कि सॉल्ट लेते हैं, जो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट है उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट ही यूज करना है, सोडियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट ही यूज करना है। अब देखो आपको यहां से समझ में आएगा कैसे क्या है, आपको पूरा ये सब नहीं ध्यान रखना है कि कितने ग्राम लेना है क्या, ये सब नहीं लिखना है, प्रोसीजर समझिए, है तो काफी प्रैक्टिकल सी बात। देखो, व्हेन सॉल्ट सैंपल इज इनसॉल्युबल इन वाटर, सोडा एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड टू प्रिपेयर द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्ट। For preparation of soda extract, a mixture of 0.5 gram sample and this much sodium carbonate powder are taken with 20 centimeter cube of distilled water. Obviously distilled water इसलिए लेना है क्योंकि पानी में आयंस वायंस होते हैं कुछ, तो distilled water लेना है, deionized water, दूसरे आयंस ना आने पाए आपके सोल्यूशन में। are taken with 20 centimeter cube in a, ठीक है जो भी है, the mixture is heated strongly for 10 to 15 minutes, filtered and filtrate is called the soda extract। क्या कर रहे हैं समझ गए? हमने लिया सॉल्ट को जो इनसॉल्युबल था, उसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट किए, जैसे मान लो आप कोई सॉल्ट ले लो, आप AB या फिर MX ले लो, आप MX, ये कोई सॉल्ट है जो कि इनसॉल्युबल है, इसको किसके साथ ट्रीट किए? सोडियम कार्बोनेट, पानी वानी डालें और इसको हीट कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं। तो देखो इसके करने का मोटिव क्या है कि जो कार्बोनेट्स होते हैं ना, कार्बोनेट्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो हाईली इनसॉल्युबल। सभी कार्बोनेट लगभग इनसॉल्युबल होते हैं, लगभग सभी कार्बोनेट क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं, थोड़े मोड़े छोड़ दो तो लगभग सभी कार्बोनेट इनसॉल्युबल होते हैं। तो क्या होता है, दिस इज द बेस्ट मेथड, इससे बेटर मेथड आप नहीं सोच सकते कुछ, ठीक है। तो क्या होगा यहां पर कि मेटल कार्बोनेट, तो मेटल कार्बोनेट ये यहां पर प्रेसिपिटेशन हो जाएगी, और प्लस ये जो X माइनस है ये क्या हो जा रहा है, देखो ये फ्री हो जा रहा है, हो रहा है, और ये फ्री हो गया, अब ये प्रेसिपिटेट हुआ, अब X माइनस फ्री हुआ, और X माइनस फ्री होकर फिर क्या बोला गया, देखो यहां पे, इट इज फिल्टर्ड एंड द फिल्ट्रेट इज कॉल्ड सोडा एक्सट्रैक्ट। अब जो तुम्हारा फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट में X माइनस आयंस आ गए, सफिशिएंटली आ गए, समझ आ रही बात? X माइनस फिल्ट्रेट में आ गया है क्योंकि आपने MX जो कि एक इनसॉल्युबल सॉल्ट था, उसमें सोडियम कार्बोनेट डाल के जब आपने उसको हीट किया है, तो जो MX का प्रेसिपिटेट था वो किसमें कन्वर्ट हो गया है? MCO3 कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया है। कंप्लीटली कन्वर्ट होगा कि कुछ परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, कुछ भी हो, पहले से तो बेटर X माइनस मिल जाएगा ना, इतना मिल जाएगा कि टेस्ट हो जाएगा, ठीक है पूरा। अब आप ये सोचोगे सर क्या सभी कार्बोनेट, क्योंकि ऐसा रिएक्शन मैंने आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में क्या पढ़ाया है, ये पढ़ाया है कि ये रिएक्शन तभी होता है जब ये ज्यादा इनसॉल्युबल हो, ऐसा पढ़ाया ना, जब ये ज्यादा इनसॉल्युबल हो। वो बात ऐसी है कि जब आपको ऑलमोस्ट 100% रिएक्शन आगे ले जाना है, तो है ना, काइंड ऑफ इरिवर्सिबल इमेजिन करना है, तब ऐसा ठीक है कहना कि भाई ये ज्यादा इनसॉल्युबल होना चाहिए। बट अभी ना से कुछ तो बेहतर मिलेगा, प्रैक्टिकली सोचना है, अभी इस चैप्टर में पूरी तरह से प्रैक्टिकली सोचना है, और मैं बता रहा हूं इसमें मेरे से ज्यादा आपका काम है। हाँ, समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर समझाऊंगा नहीं तो कुछ भी नहीं समझ आएगा, लेकिन याद करने का काम ना आपका थोड़ा ज्यादा रहेगा इसमें। चलो,
तो यहां पर ये मिला x माइनस 3। लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब लिखा हुआ है, आप इसी से पढ़ लीजिएगा, समझिएगा बस, समझिएगा बस, ठीक है। तो अब इधर आओ, अब ये वाली जो प्रोसेस है ये उतनी जरूरी नहीं है, बट फिर भी एक बार देख सकते हो, प्रैक्टिकल प्रोसेस है। सोडा एक्सट्रैक्ट को न्यूट्रलाइज करने का तरीका। अभी हम स्पेसिफिक आयंस में नहीं घुसे, अभी घुसेंगे, ठीक है। अभी तो सोडा एक्सट्रैक्ट की बात हो रही है। तो ये सोडा एक्सट्रैक्ट जो है, जो आपके पास सोडा एक्सट्रैक्ट आया है, वो काफी बेसिक भी होता है। इट इज इनिशियली, देखा जाए इनिशियली कैसा होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। क्यों बेसिक होगा? सोडियम कार्बोनेट डाले हो आप, है ना। तो जब सोडियम कार्बोनेट डाले हो और काफी अमाउंट में डाले हो, आप अगर देखोगे तो दोनों का जो वेट है लगभग बराबर था, वो 1.5 ग्राम वो था, 2 ग्राम सैंपल था। तो सॉल्यूशन आप मानिए ठीक ठाक बेसिक हो जाता है, क्योंकि कार्बोनेट आयंस आपको पता है क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस, और अच्छी खासी हाइड्रोलिसिस करके सॉल्यूशन को कैसा बना देते हैं, बेसिक। तो भाई फिर OH माइनस H प्लस आयंस ये सब रहेंगे अगर सॉल्यूशन में, तो फिर वो टेस्टिंग के लिए सही चीज नहीं है, क्योंकि पहले से ही आपके पास एक बेसिक मीडियम तैयार है। अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट है बेसिक मीडियम करने की तो बात अलग है, लेकिन नॉर्मली आपको कैसा सॉल्यूशन चाहिए, न्यूट्रल, एकदम वैसा कि पानी में आयन डला है। आपको क्या चाहिए, पानी में आयन डला है। फॉर एग्जाम्पल, आप टेस्टिंग कर रहे हो सोडियम नाइट्रेट की, आप टेस्टिंग कर रहे हो सोडियम नाइट्रेट की, तो आप इसको क्या करोगे, पानी में डालोगे। आप पानी में डालोगे तो पानी में आपके पास कौन है, नाइट्रेट आयन है और सोडियम प्लस आयन है। सोडियम प्लस नाइट्रेट एक न्यूट्रल काइंड ऑफ सॉल्यूशन है, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। बहुत थ्योरेटिकली नहीं सोचना है कि सर pH 7 पॉइंट ऐसा हो जाएगा वैसा, ऑलमोस्ट न्यूट्रल काइंड ऑफ सॉल्यूशन है। बट यहां सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है, ये न्यूट्रल नहीं होता, ठीक, न्यूट्रल नहीं होता। तो ये उसके न्यूट्रलाइजेशन का प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप अपने दिमाग से कुछ नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, ठीक है। दिस इज 100% प्रैक्टिकल, और यही तरीका यूज होता है। अपने दिमाग से कुछ नहीं लगा सकते, क्योंकि हमको उस चीज की एफिशिएंसी का नहीं पता। जैसे आप बोलो कि सोडा एक्सट्रैक्ट है, बेसिक है, तो हमें न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि 8 मोलैरिटी का HNO3 डालो। अब आप बोलोगे सर मैं H2SO4 डालूं तो ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन ऑन पेपर हो जाएगा, लेकिन वो कितना एफिशिएंटली होगा, वो हिट एंड ट्रायल करके जिन्होंने बताया हुआ है भाई कि दिस इज द ओनली प्रोसेस जहां पर आप मैक्सिमम एफिशिएंसी से न्यूट्रलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो पूरी तरह से प्रैक्टिकल है ये। देखते हैं क्या बोल रहा है। पहले बोला है कि 8 मोलैरिटी का HNO3 डालेंगे, ठीक है, तो न्यूट्रलाइज हुआ, थोड़ा बहुत न्यूट्रलाइज हुआ। उसके बाद बोल रहा है बॉइल जेंटली। अब बॉइल करने से क्या होगा, पहले न्यूट्रलाइज किया, जब बॉइल कर रहा है तो CO2 गैस क्या हो रहा होगा, निकल रहा होगा, और ये काफी कंसंट्रेटेड एसिड डाला है इसने, तो सॉल्यूशन ना स्लाइटली एसिडिक भी हो जाता है, स्लाइटली एसिडिक भी हो जाता है। बॉइल करेगा तो CO2 निकल जाता है। फिर उसमें अमोनिया डाल रहा है, फिर अमोनिया डाल रहा है। अमोनिया क्यों डाल रहा है, क्योंकि जब आप इतना स्ट्रॉन्ग एसिड डाले हो तो हो सकता है सॉल्यूशन क्या हो गया हो, स्लाइटली एसिडिक हो गया हो, और स्लाइटली एसिडिक होने के बाद अमोनिया डाला गया है, क्यों, थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है, न्यूट्रलाइज करने के लिए अमोनिया। अब उन्होंने स्ट्रेंथ वाइज चूज किया है कि देखो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया, लेकिन पहले से बेसिक था, पहले से बेसिक था, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया तो हल्का क्या हो गया होगा, थोड़ा एसिडिक हो गया होगा, तो एक वीक सा क्या यूज करा है, बेस, तो वीक सा बेस यूज करा है। ऐसे समझ सकते हो, ऑल्दो अपने दिमाग से आप ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये सब प्रैक्टिकली करके डिसाइड किया गया कि ये बेस्ट प्रोसेस है। अभी देखो, जब अमोनिया को ही क्यों यूज किया गया, अब आप बोलोगे NaOH डाल देते तो भी हो जाता है ना, NaOH डाल देते। तो सुनो, अब जब आप अमोनिया डाल रहे हो तो वो 100% न्यूट्रलाइजेशन करा पाना मुश्किल होता है। जैसे आप सोचो कि एसिडिक सॉल्यूशन था, 10 H+ आयंस थे, तो मैं अमोनिया डाल के 10 OH- डाल दूंगा। अबे क्या गिन के डाल रहे हो क्या H+ OH-? तो ऐसे नहीं होता है। तो क्या करा गया, अब देखो जब आप अमोनिया डालोगे तो हो सकता है सॉल्यूशन हल्की फुल्की क्या हो जाए, फिर से बेसिक हो जाए। तो फिर से बेसिक हो जाए, तो इस वजह से
जो थोड़ा बहुत एक्सेस अमोनिया है वो निकाला जा सकता है उसको बॉईल करके, क्योंकि जो अमोनिया है, ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसको पढ़ोगे तो समझ में आएगा। अभी मैं लाइंस भी बता रहा हूं, पहले जो बोल रहा हूं वो समझो, उसके बाद पढ़ लेंगे इसमें से। देखो, क्योंकि जो अमोनिया है ना वो ठंडे पानी में सॉल्यूबल है। किसमें सॉल्यूबल है? ठंडे पानी में ठीक ठाक घुल जाता है। बट जैसे पानी गर्म करोगे, जैसे पानी गर्म करोगे, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी काफी कम हो जाती है, तो अमोनिया एस्केप करने लगेगा। तो जो एक्सेस अमोनिया इकट्ठा हो गया था उसको हम उड़ा सकते हैं अगर अमोनिया डालें, लेकिन NaOH डालें तब नहीं हो सकता। वो OH माइनस तो सॉल्यूशन में रह जाएगा, फिर क्या, फिर एसिड डालोगे, फिर पूरा ये, फिर ऐसे नहीं होगा। तो ये बेस्ट प्रोसेस है करने का। तो देखो, अभी यहां पर इसीलिए क्या करा हुआ है, देखो, अलाउड टू कूल, क्योंकि ठंडे में अमोनिया क्या है, ठीक से सॉल्यूबल है। थोड़ा बहुत एक्सेस आ गया होगा तो बॉईल करके अमोनिया निकाल दिए और न्यूट्रलाइज सोडा एक्सट्रैक्ट पा गए। सो दिस इज द मेथड। ये रटना पड़ेगा आपको कि हाँ ये मेथड है। अभी देखो नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए, इन पॉइंट्स को समझते हैं। देखिए, इंस्टेड ऑफ सोडियम कार्बोनेट नो अदर कार्बोनेट कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस because all sodium salts are soluble in water and passed into the filtrate. All sodium salts are soluble in water. सही बात है। क्या बोला जा रहा है कि भाई कार्बोनेट ही क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेजर कार्बोनेट सोडियम के, सोडियम का अगर कोई और अगर आप आयन यूज कर लोगे तो वो क्या होगा, सॉल्यूबल। और अगर वो सॉल्यूबल होगा तो वो भी भाई क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेट के साथ चला जाएगा, फिल्ट्रेट के साथ वो भी चला जाएगा। इसी वजह से क्या यूज करना है, सिर्फ और सिर्फ सोडियम कार्बोनेट यूज करना है, क्योंकि मेजर कार्बोनेट्स जो होते हैं वो इनसॉल्युबल भी होते हैं। नो अदर कार्बोनेट कैन बी यूज्ड, तो सोडियम का कार्बोनेट यूज किया जा रहा है, दूसरा कोई कार्बोनेट यूज नहीं करना है, क्योंकि बाकी सोडियम के सभी सॉल्ट्स काइंड ऑफ इनसॉल्युबल होंगे पानी में एंड पास्ड इनटू द फिल्ट्रेट। ठीक है। दूसरी बात बोल रहा है HNO3 इज यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन। अब आपको यहां पे लगेगा कि नाइट्रेट आयंस आ गए सॉल्यूशन में, नाइट्रेट आयंस आ गया जब HNO3 डाला गया, तो वी हैव गॉट व्हाट, नाइट्रेट आयंस इन द सॉल्यूशन। और नाइट्रेट आयंस के सॉल्यूशन में आ जाने से तो फिर टेस्टिंग तो खराब हो गई ना, क्योंकि फिर वो नाइट्रेट का भी टेस्ट देगा। लेकिन मेरी बात को समझो कि ये रूल है कि कोई भी नाइट्रेट का सॉल्ट है तो नाइट्रेट का सॉल्ट हमेशा क्या होता है, सॉल्युबल ही होता है। तो कोई भी नाइट्रेट के सॉल्ट का टेस्टिंग जो है ना वो सोडा एक्सट्रैक्ट से किया ही नहीं जाता है। तो अगर नाइट्रेट का टेस्ट वो दे भी रहा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट के कोई भी सॉल्ट का टेस्ट सोडा एक्सट्रैक्ट से नहीं किया जाता है, क्योंकि सभी नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। HNO3 is used for neutralization because no nitrate salt is insoluble in water and test of nitrate is never done from soda extract। तो नाइट्रेट आ जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नाइट्रेट्स का टेस्ट सोडा एक्सट्रैक्ट से किया जाता है। अगला ये लास्ट पॉइंट, ये पोर्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन जो चैप्टर है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। इन द अबव प्रोसेस अमोनिया इज यूज्ड टू मेक द सोल्यूशन एल्कलाइन। अमोनिया को क्यों यूज करा गया एल्कलाइन बनाने में, क्योंकि अमोनिया किस में घुल जाता है, कोल्ड वाटर में घुल जाता है, बट नॉट इन हॉट वाटर, हेंस एक्सेस अमोनिया कैन बी रिमूव्ड इजिली। ठीक है, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाओ मेन यहां से, टेस्ट फॉर एसिड रेडिकल्स। एसिड रेडिकल, अब इसमें क्या है, देखो कोई बहुत शार्प ग्रुप्स तो नहीं बनाए गए। देयर इज नो सिस्टमैटिक मेथड टू सेपरेट कॉमन आयंस इनटू मेजर ग्रुप्स, बट फिर भी कुछ ग्रुप्स बना दिए, जैसे ये क्लास 1, उसमें 1A 1B, फिर क्लास 2 उसमें 2A 2B। ठीक है, अब ये कैसे करके एनायंस को ग्रुप बनाया गया वो देखते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है क्लास 1 में, which are identified by volatile products obtained when treated with acid। याद है ये सभी आयंस आपको पढ़ाए थे, ये सभी आयंस क्या करते हैं, जब आप इसमें एसिड डालोगे तो क्या करते हैं, ये वोलेटाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो जैसे ही सबसे पहले आपके पास सॉल्ट आया तो सबसे पहले आप 1A का टेस्ट कर सकते हैं,
1A का। क्लास 1 में कौन से एनायंस है भाई? पहली चीज, क्लास 1 में कौन से एनायंस दिया हुआ है? जो कि वोलेटाइल प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक, बिल्कुल। दिस क्लास इज डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। तो पहले ग्रुप में गैसेस आर इवॉल्व्ड व्हेन दिस आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स। लाइक कार्बोनेट में पता है कौन सा गैस निकलता है? कौन सा? CO2। फिर इसमें CO2 ही निकलता है। फिर इसमें SO2 निकलता है, ठीक है। सल्फाइड SO3 2- है, ये भी H+ लेता है और H+ लेके ये H2SO3 बनाता है, जो कि फर्दर H2O + SO2, बिल्कुल ठीक है। फिर ये क्या करता था? ये कुछ बताया था? ये कुछ बताया था? H2S2, देखो इसमें क्या होता है, H2S2O3 ना, ये डिस्प्रपोर्शनेट करता है, सल्फर गिरता है और SO2 निकल जाता है। ये भी SO2 निकालता है, ठीक है, ये भी SO2 निकालता है, सल्फर गिरता है SO2 निकालता है। लिखा होगा, आगे देख लेंगे। सल्फाइड, नाइट्राइट, ये क्या करता है? NO2 निकालता है, याद करो, बोलो NO, ठीक है। क्या करता है ये? HNO2 बनाता है और HNO2 बताया था डिस्प्रपोर्शनेट करता है एसिडिक मीडियम में, याद आ रहा है कुछ? HNO3 और NO में। तो ये इस तरह से वोलेटाइल प्रोडक्ट देता है। सभी के वोलेटाइल प्रोडक्ट अच्छे से याद होने चाहिए। और ये लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है? देखो लास्ट वाला क्या लिखा हुआ है? CH3COO-। क्या बनाता है ये? CH3COO-। ये क्या वोलेटाइल प्रोडक्ट बनाता है? हाँ, ये तो H+ लेगा तो सीधे दिख रहा है कि ये एसिटिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, CH3COOH। तो ये वोलेटाइल है क्या? हाँ, इसके वेपर्स निकलते हैं, ऐसा बताया था। विनेगर स्मेल के साथ इसके वेपर्स निकलते हैं, तो इसको भी वोलेटाइल माना गया है। तो इसका विनेगर स्मेल के साथ इसके वेपर्स मिलते हैं, तो इसको भी वोलेटाइल माना गया है। तो जो पीछे पढ़ाया गया है सब कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये तो हो गया। उसके बाद बताओ भाई मेरे को, क्लोराइड आयन या आयोडाइड आयन या ब्रोमाइड आयन, ये तो भाई देखो ये क्या थे? स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस है कि नहीं? स्ट्रॉन्ग एसिड के एनायंस। इनमें डाइल्यूट एसिड डालने का कोई खास फर्क होता नहीं था, है ना। ये क्यों डाइल्यूट एसिड से इफेक्ट हो रहे हैं? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, दे आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, इसलिए ये डाइल्यूट एसिड से इफेक्ट हो रहा है इनको, लेकिन इनको कुछ खास इफेक्ट होने वाला नहीं है। तो ये कब ऑब्जर्वेशंस देते हैं? ये कब ऑब्जर्वेशंस देते हैं? जब इनमें क्या डाला जाए? इनमें डाला जाए स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो देखिए 1B इस तरह से क्लासिफाई किया गया है। गैसेस और एसिड वेपर्स आर इवॉल्व्ड व्हेन रेडिकल्स आर ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ट्रीटेड विथ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर एग्जांपल ऑल एनायंस इन 1A। ये लोग भी कंसंट्रेटेड के साथ तो करेंगे ही, डाइल्यूट के साथ कर रहे हैं। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, नाइट्रेट, बोरेट। अच्छा देखो, नाइट्रेट, बोरेट और ऑक्जिलेट ये कैसे गैसेस देते हैं, ये हम आगे के प्रोसेस में पढ़ेंगे, ठीक है, ये आगे के प्रोसेस में पढ़ेंगे। However, test with concentrated is not preferred for detection of acid radical। देखेंगे वो सब आगे, समझ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लास 2 की बात करी गई है। ये लोगों में एसिड डालने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप वीक एसिड डालो, डाइल्यूट डालो, कंसंट्रेटेड डालो, इन पे फर्क नहीं पड़ता। इनको पता करने का तरीका एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखेंगे और एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखेंगे। यहां से ये कुछ नहीं समझ आता, ये जब स्पेसिफिक एक एक को पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, ठीक है। यहां से अभी ये कुछ नहीं समझ आता, अभी ऊपर वाली बात बस समझ आती है। एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स, ये देखिए एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड्स। दिस द फर्स्ट टेस्ट कैरिड आउट बाय आइडेंटिफिकेशन। देखो आपको ऐसे नहीं पढ़ना है कि पहले ये किया फिर ये किया, पूरा ऐसे नहीं पढ़ना है चैप्टर को, ठीक है। आपको स्पेसिफिक रिएक्शंस पता होनी चाहिए कि भाई देख इसमें ये डालने से ये हो रहा है। आपको भी कोई परफॉर्म नहीं करना है टेस्ट कि आपको एक एक पता होना चाहिए, अच्छा पहले ये लिखा था फिर 1A था वो 1A 2A, नहीं, वो तो एक रफ क्लासिफिकेशन है, ऊपर इसने लिख दिया हुआ है बुक में कि however this is a simple classification but it is not very rigid, ठीक है, because some anions belong to more than one subgroup। तो
कोई रिजिड क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एक नॉर्मल सा क्लासिफिकेशन है। चलो आप देखो, कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, चलिए रिएक्शंस ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखेंगे कि क्या कोई रिएक्शन नया आ रहा है हमारे लिए। अभी आगे बहुत नए आएंगे बट यहां तो शायद ही नया है। देखो नाइट्राइट आयन H प्लस लिया, HNO2 बना, फिर वही HNO2 क्या हो गया, देखो यहां पर ये देखो, यहां पर वो डिसप्रपोर्शनेट नहीं करा रहे हैं। HNO2 क्या हो रहा है, ये HNO2 इज ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, H2O प्लस NO प्लस हाफ O2। ये HNO2 डिस्प्रपोर्शनेट भी होता है, बट इस कंडीशन में एडिशन ऑफ डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में कुछ ऐसा रोल प्ले करता है। डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में इट ब्रेक्स लाइक NO प्लस O2। ये क्या हुआ है, डिस्प्रपोर्शनेट हुआ है, क्या हुआ है, क्या बोलेंगे, ये एक नॉर्मल रिडॉक्स हुआ है। यहां पर ये जो ऑक्साइड है ये -2 से ऑक्सीडाइज हुआ है, और ये जो नाइट्राइट, ये जो नाइट्रोजन है ये +3 से +2 पे गया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल रिडॉक्स होता है डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिडिक कंडीशन में ये डिस्प्रपोर्शनेट भी होता है। अल्टीमेटली कुछ भी हो, गैस कौन सी इवॉल्व हो रही है, NO इवॉल्व हो रही है। ठीक है, लेकिन ये ध्यान रखना यहां पर ऑक्सीजन भी निकल जाती है, डाइल्यूट एसिडिक कंडीशन में ऑक्सीजन भी निकल जाती है। दिस इज पॉइंट टू बी नोटेड। अब दूसरी बात बोला है, ये जो NO है अब वो हवा के साथ, ये जो हवा है जो ऑक्सीजन निकल रहा है साथ में, उसके साथ कंबाइन होके अल्टीमेटली ये भी दे सकता है क्या, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स। तो जैसे ही आपको ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं, ये देखो एकदम कंफर्म हो जाता है इससे, जैसे ब्राउन फ्यूम्स देखने को मिलते हैं विथ डाइल्यूट एसिड। आपको एनायन टेस्टिंग करनी है, आपने क्या किया, आपने एक्वा सॉल्यूशन बनाया और उसमें डाइल्यूट एसिड डाल दिया। ठीक, और डाइल्यूट एसिड डालने से अगर आपको ब्राउन फ्यूम्स दिख गए तो पक्का हो गया कि उसमें कौन सा आयन है, NO2 माइनस आयन कंफर्म हो जाता है, क्योंकि सिर्फ यही आयन है जो इस तरह से बिहेवियर शो करेगा, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स निकालेगा। ये ब्राउन फ्यूम्स आ गए। इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है ये रिएक्शन का, याद रखिएगा। HNO2 का डिस्प्रपोर्शनेशन भी आगे मिलेगा आपको, थोड़ी एसिडिक कंडीशन स्ट्रांग होती है तब होता है। अब इधर आओ, ये कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, H2O प्लस CO2। सल्फाइड बाई सल्फाइड कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी SO2। सल्फाइड में H2S, ये भी क्लियर है। देखो थायोसल्फेट में क्या बन रहा है, सल्फर का प्रेसिपिटेट और H2SO3, काइंड ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन हो गया। इसका एक बार रिडक्शन और एक बार ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन नंबर से देख सकते हो। ठीक है, और फिर ये जो H2SO3 है ये तो पता ही है आपको, जैसे बनता है ये H2O प्लस SO2 में टूट जाता है, तो H2O प्लस SO2 में टूट जाता है। यस, और अगर आप ये मेंस के पहले अगर ये पूरा क्वालिटेटिव कम से कम 2 बार पढ़ लिए तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में पहुंच जाओगे। ठीक है, अभी ये पढ़ाने के बाद आपको पढ़ना बहुत जरूरी है खुद से। मैं बता रहा हूं इसमें 50-50% दोनों का काम है, मेरा और आपका। पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो याद नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा याद। और ये पोर्शन ऐसा है कि ये मेजर जगहों पे छुड़वा दिया जाता है, या फिर एक सिस्टम चलता है क्या, वो नोट्स होता है, वो नोट्स दे देते हैं, ठीक, कि जाओ पढ़ लेना। तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको मैं नोट्स दे दूंगा, किताब दे दूंगा, आप पढ़ते रहो, जिंदगी भर में याद नहीं हो पाएगा आपको। ठीक है, जब तक आप थोड़ा प्रोसेस और रिएक्शन क्या हो रहा है वो नहीं समझेंगे। अगर कोई ऐसे लिख लिख के इसको रट लिया तो भाई वो तो फिर क्या ही बोलेंगे उसको। चलो भाई देखिए, सल्फाइड से ये हुआ, SO2 निकला यहां पर, ये देख, विनेगर स्मेल इज ऑब्जर्व्ड ऑन वार्मिंग। ठीक है, तो इसको हल्का सा हीट करने से विनेगर का स्मेल आने लगता है, तो इसको भी काइंड ऑफ वोलेटाइल कंसिडर किया गया है। ठीक है, जितना पढ़ाऊंगा भी अगली क्लास में पहले उस पे क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है ना, उसके बाद फिर आगे का पढ़ाऊंगा। तो बस इसको रिवाइज करते जाना है। और जो मेंस का जो टेस्ट ले रहा हूं उसके लिए कोई बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि दिन भर साला PYQ बना रहे हो तुम लोग, है ना, ये नहीं करना है। दूसरे सब्जेक्ट पढ़ो,
वो मेंस में जब वैसे पहला टेस्ट दिए तो पहला टेस्ट देने के बाद थोड़ा समझ आ गया होगा कि यार ये चैप्टर मेरा नहीं रिवाइज्ड है, तो वो चैप्टर के फॉर्मूला एक बार देख लो। दिन भर पीवाईक्यू इतना अंडर कॉन्फिडेंट मत रहो बे, समझ रहे हो कि पीवाईक्यू ही बनाए जा रहे हैं, साला बन ही नहीं रहा रे, ये 10 और बना लेता हूँ, 20 और बना लेता हूँ, ऐसे करने का जरूरत नहीं है। इतने मूर्ख हो गया भाई कि वो फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए तुमको 1000 क्वेश्चन बनाने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है, नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़ रही है तो छोड़ दो पढ़ाई लिखाई फिर, ठीक, नहीं पढ़नी चाहिए। सिंपल सिंपल फ्लैट क्वेश्चंस होते हैं, फॉर्मूला है, फॉर्मूला आता है तो अप्लाई करो, सॉल्व करो, उसके लिए इतना डिवोट नहीं करना होता है समय। वो टेस्ट दो, टेस्ट देते देते खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ बन रहा है नहीं बन रहा है। हाँ, बट एटलीस्ट फॉर्मूलाज और एनसीईआरटी के जो बेसिक रिएक्शंस है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के, जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आ गए, फिनॉल में जिंक डाल देंगे तो क्या होगा, तो भाई हाँ बेंजीन बनेगा जिंक ऑक्साइड, ठीक है। फिनॉल में सोडियम डाइक्रोमेट डाल देंगे तो क्या होगा, बेंजोक्विनोन बनेगा। ऐसे जो रिएक्शंस हैं, ये रिएक्शंस एकदम ऑन टिप्स होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा एकदम डीप में जाकर मेंस के लिए पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है मेंस को लेके, एटलीस्ट केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं। चलो भाई ये हो गया। अब यहां से शुरू होता है एक एक स्पेसिफिक आयन, ठीक है। स्पेसिफिक आयन शुरू होता है, ये है टेस्ट फॉर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइट एंड बाइसल्फाइट रेडिकल्स। तो ये यहां पर मैं पहले थोड़ा सा आपको समझाता हूं और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, मान लो आपके पास ये सैंपल था, सैंपल में आपने डाइल्यूट एसिड डाला, सैंपल में आपने डाइल्यूट एसिड डाला और गैस निकली, ठीक है, गैस निकली। अब गैस निकली तो इससे समझ आ गया कि कोई वीक एसिड का एनायन वहां पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। अब ये गैस को आपने लाइम वाटर टेस्ट कराया इसका। अब लाइम वाटर टेस्ट के साथ सभी फैमिलियर, तो लाइम वाटर टेस्ट या बोल लो या फिर बरीटा वाटर टेस्ट बोल लो, तो ये टेस्ट कराया आपने। तो ये टेस्ट से ये टेस्ट पॉजिटिव आ गया, लाइम वाटर टेस्ट, बरीटा वाटर टेस्ट पॉजिटिव आ गया, मतलब मिल्की टर्न हो गया। मिल्की टर्न होने के बाद एक्सेस डाले तो मिल्कीनेस डिसअपियर हो गया, सॉल्युबल हो गया, ठीक है। तो ये पॉजिटिव आ गया, तो इससे क्या कोई आयन कंफर्म होता है, बताइए। यहां से अब चैप्टर शुरू हो गया अच्छे से, ठीक है। ये जो अब एक एक स्पेसिफिक एसिडिक रेडिकल के एनायंस पढ़ रहे हैं, यहां से चैप्टर ढंग से शुरू हो गया है। तो बताओ, ये करने के बाद क्या कोई आयन कंफर्म हो जाता है? कौन सा? देखो, यहां पर ये गैस जो है ये CO2 हो सकती है। क्या सिर्फ CO2 है? SO2 भी हो सकती है। और अगर CO2 है तो भाई दो पॉसिबिलिटी है, हो सकता है बाइकार्बोनेट हो सकता है कार्बोनेट हो, क्योंकि दोनों ही CO2 दे देंगे। तो अभी ये तो कंफर्म नहीं हुआ इससे। और हो सकता है कि ये बाइसल्फाइट हो या फिर आपके पास सल्फाइट हो, ये भी कंफर्म नहीं होता अभी। तो भाई अभी कुछ कंफर्म नहीं हुआ, ये चारों आयंस में अभी बात बैठी हुई है कि क्या है। फिर दूसरा काम ऐसा कर सकते हैं, देखो, ये जो गैस है, ये जो भी गैस है, ये या तो SO2 है या तो CO2 है। अच्छा बताओ मुझे, SO2 और CO2 में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? कौन है जो रिड्यूस कर सकता है दूसरों को, जो दूसरों को रिड्यूस कर सकता है? ऑब्वियसली SO2, ठीक। SO2 है जो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीडाइज होने का स्कोप है और इसके पास ऑक्सीडाइज होने का कोई स्कोप नहीं है। तो क्या करा जाए कि इस गैस को पकड़ा जाए और KMnO4 के सॉल्यूशन से पास कराया जाए। ये KMnO4 का सॉल्यूशन है। KMnO4 का सॉल्यूशन किस कलर का होगा? इनिशियली पर्पल कलर का सॉल्यूशन होगा। इसमें यही गैस पाइप लगाकर इस गैस को पास कराया जाए, और ये जो गैस है अगर इसने इस कलर को डीकलराइज कर दिया, तो डीकलराइज करेगा तो आपको दिखेगा कि डीकलराइज हो गया है। तो डीकलराइज हो जाने का मतलब KMnO4 अब KMnO4 नहीं रहा, कुछ और हो गया है, ठीक। तो KMnO4 Mn+2 हो गया है, मान लीजिए ऐसा। तो ये कब हो सकता है? जब गैस कौन सी हो?
SO2 हो, ठीक है। तो गैस कौन सी हो? SO2। तो अगर SO2 गैस है तो कंफर्म हो जाएगा कि, अच्छा अगर ये डीकलराइज हो गया तो कंफर्म हो गया कि गैस कौन सी है? SO2, क्योंकि CO2 तो डीकलराइज नहीं कर सकता, क्योंकि भाई जब ये रिड्यूस हो रहा है तो इसको ऑक्सीडाइज भी होना पड़ेगा, इसको ऑक्सीडाइज भी होना पड़ेगा, सल्फेट आयन में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या कंफर्म हो गया कि गैस कौन सी है। लेकिन अभी भी क्या कंफ्यूजन है कि भाई वो बाइकार्बोनेट है या फिर कार्बोनेट है, या फिर बाई सल्फाइट है या फिर सल्फाइट है। समझ आई बात इतनी? यहां तक समझ आ गया? अब इसमें देखेंगे कैसे किया जाता है, फिर इसमें देखेंगे कैसे किया जाता है, इनको कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, उनका क्या रिएक्शन है। चलिए तो आते हैं इस पे। ये लाइम वाटर, टर्बिडिटी वाटर सॉल्युबल, देन वाटर सॉल्युबल फाइन, ठीक है। CO2 विथ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सल्फेट प्लस ऑब्जर्वेबल चेंजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में वो आएगा। ये कुछ रिएक्शंस दिए हुए हैं, इन रिएक्शंस को पहले मैं समझाना चाहता हूं। कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दिए हुए हैं, जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बोलूंगा उसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहली बात, ये पर्पल से कलरलेस क्लियर है, ऑरेंज से ग्रीन ये भी क्लियर है कलर, Cr+3 ग्रीन होता है, Cr2O7 2- ऑरेंज होता है, ठीक है। अब ये आयोडेट, स्टार्च आयोडेट से डीप ब्लू सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है, इसको मेरे को थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको। देखिए ये एक इंपॉर्टेंट है, आगे भी बहुत बार यूज आएगा। तो यहां पर करा गया है कि ये स्टार्च को जानते हो आप ना, स्टार्च की क्या प्रॉपर्टी है, किसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है? बायो में भी पढ़ते हो यार, और ये मैंने आपको शायद केमिकल काइनेटिक्स में भी कहीं कहीं आया था। आयोडीन के साथ, स्टार्च आयोडीन के साथ एक ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो कॉम्प्लेक्स क्या है उससे कोई लेना देना नहीं हमको, तो ब्लू ब्लैक कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक। अच्छा क्या ये आयोडेट आयन के साथ कुछ कॉम्प्लेक्स बनाता है क्या? IO3- के साथ स्टार्च कोई कॉम्प्लेक्स बनाता है? आंसर है नहीं, इसका कुछ नहीं होता। आयोडेट आयन के साथ तो कोई कॉम्प्लेक्स नहीं समझ आएगा तो ध्यान से सुनना, पूछ लेना। तो स्टार्च, अभी बात हो रही थी स्टार्च आयोडीन, आयोडेट स्टार्च। देख भाई आयोडेट स्टार्च अगर तूने डाला हुआ है, आयोडेट स्टार्च डाला हुआ है, और ये आयोडीन तेरा +5 में, तो ये कैसा एजेंट होता है? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अच्छा ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है, ऐसा हमने कहां पर पढ़ा है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है? ऐसा कहीं पढ़ा है? कहां पढ़ा है? कोई बता सकता है अच्छे से कि ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन है? ये हमने कहां पढ़ा है? बताओ। अबे अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग पढ़े थे? अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग पढ़े थे? नहीं याद आ रहा है? अमोनियम सॉल्ट की हीटिंग को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई करके पढ़ाया हूं? 3 कैटेगरी थी। पहले क्या थी? ऑक्सीडाइजिंग एनायन, दूसरा क्या था? नॉन ऑक्सीडाइजिंग एनायन, जिसमें सल्फेट वगैरह वगैरह ये सब आए थे। और फिर कौन था? एक था एनायन कंटेनिंग नाइट्रोजन एज सेंट्रल एटम, जिसमें एजाइड आया था। तो 3 तरह के क्लासिफिकेशन थे, उसमें ये आयोडेट भी आपको बताए थे, ठीक है। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एनायन था। ये IO3- बताए थे शायद, या फिर IO4- बताए थे, देख लेना एक बार कॉपी में। तो ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है क्योंकि +5 है, ये +5 है। चलो तो यहां पर होगा क्या कि इसमें आप क्या डाल रहे हो? SO2। कौन सा एजेंट? SO2 रिड्यूसिंग, ये ऑक्सीडाइजिंग। तो भाई ये इसको रिड्यूस करेगा, किस में रिड्यूस होगा? ये आयोडीन में। तो ये आयोडीन में रिड्यूस होगा, और सॉल्यूशन में हमने बिल्कुल दिमाग से क्या डाल के रखा हुआ है? क्यों डाला है? जैसे आयोडीन बना वो स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और ब्लू ब्लैक कलर आ जाएगा। तो ऑब्जर्वेशन भी तो चाहिए, सिर्फ अंदर ही अंदर रिएक्शन हो गया कलरलेस से कलरलेस, उससे कुछ नहीं समझ आएगा हमको, क्योंकि प्रैक्टिकल कर रहे हैं।
तो अब ये समझ आ गया होगा, देखो आयोडेट स्टार्च, दिस इज आयोडेट स्टार्च सॉल्यूशन विच इज कलरलेस। जैसे SO2 डाले, अगर वो डीप ब्लू हो गया मतलब वो गैस SO2 है, ठीक। अच्छा, फिर ये हो गया आपका येलो सॉल्यूशन, फेरिक आयन फेरस आयन में चेंज हो रहा है, कलरलेस होता है, लाइट ग्रीन होता है, देख लीजिएगा। ब्रोमीन वाटर, आयोडीन वाटर, ये लोग भी रिड्यूस हो जाएंगे। ब्रोमीन वाटर रेड कलर है, ठीक है, आयोडीन वाटर वॉयलेट है, सेम प्रोसीजर है, इसमें कुछ समझाने की बात नहीं है। एक चीज और, क्लोरीन वाटर यूज हो सकता है क्या? ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार शायद किसी की टेस्ट सीरीज में देखा था मैंने, कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन CO2 एंड SO2 गैस। तो देखो ऑप्शन इस तरह से थे, ब्रोमीन वाटर, KMnO4 वगैरह वगैरह। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। ब्रोमीन वाटर, देन आयोडीन वाटर, देन क्लोरीन वाटर। तो बताओ, ब्रोमीन वाटर तो कर रहा है, ये भी कर रहा है, अच्छा क्लोरीन वाटर करेगा क्या? तो मन में क्या आता है कि भाई क्लोरीन वाटर तो ज्यादा अच्छा क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजेंस में हमने पढ़ा था, ये तो ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये किसमें कन्वर्ट होगा, HCl, और ये किसमें कन्वर्ट होगा, SO4 2-। ये होगा कि नहीं होगा? इज दिस रिएक्शन फिजिबल और नॉट, ये बताओ। ये रिएक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आंसर है बिल्कुल होना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे अगर ये इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है तो ये तो ऑक्सीडाइज करेगा ही, लेकिन ये एज अ टेस्ट यूज नहीं हो सकता, क्योंकि क्लोरीन वाटर भी इनिशियली कलरलेस होता है, और ये जो बनेगा ना वो भी क्या रहेगा, कलरलेस प्रोडक्ट ही रहेगा। तो कलरलेस कलरलेस तो उतने अच्छे से समझ नहीं आता है कि रिएक्शन हुआ है, तो इस वजह से क्लोरीन वाटर इज नॉट यूज्ड फॉर द डिटेक्शन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस किताब में मेंशन भी है। ये चैप्टर इस किताब ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, मतलब अगर आप इसकी हर लाइन पढ़ लो तो कोई भी क्वेश्चन है बन जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड कराऊंगा, बट फिर भी इसके पॉइंट्स पढ़ लो तो काम आपका अच्छे से हो जाता है। अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कैन ऑल्सो ऑक्सीडाइज बट नो कलर चेंजेस आर ऑब्जर्व्ड, दिख गया, हेंस दे आर नॉट यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ डिटेक्शन ऑफ SO2। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन वाटर H2O2 गिव्स कलरलेस प्रोडक्ट। यस, देखो रिएक्शन अगर पूछा जाए तो रिएक्शन सही है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन वो फ्रेम करके दे रहे कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश CO2 एंड SO2, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ये भी है, ये भी है, बट दीज टू आर नॉट यूज्ड टू डिस्टिंग्विश, ठीक। रीजन समझ आ गया, ठीक। कलर ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा। अब ये उतना इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, दिस इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड एल्कलाइन जिंक नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, क्योंकि ये जो रेड कलर या सैल्मन रेड कलरेशन ये सब आ रहा है ना, ये जो कंपाउंड्स हैं ये अननोन है, इनका फॉर्मूला नहीं पता है। दीज आर अननोन कंपाउंड्स, ऑल्दो किताब में लिखा नहीं है अननोन है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूं दीज आर अननोन कंपाउंड्स, इनका पता नहीं है क्या है, बस एक तुक्का टेस्ट है, लेकिन हाँ काम करता है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड डालिए, अगर वो लाल हो गया, अगर वो लाल हो गया तो SO2 है, और अगर चेंज नहीं हुआ तो CO2 है। ये टेस्ट काम आता है, बट थ्योरेटिकली आप बोलेंगे इसका रिएक्शन लिख के बताओ सर, तो वो कंपाउंड कैसा है, अननोन कंपाउंड है, इसका कोई कॉम्पोजिशन नहीं पता है, अननोन कॉम्पोजिशन का कंपाउंड है। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्या होता है बहुत अच्छे से आप जानेंगे जब अभी आगे सल्फाइड आयन की टेस्ट पढ़ेंगे। किसी को पता है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड का फॉर्मूला? क्या बात है लड़के, ठीक है, ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, ठीक। चलो देखो अब आगे, अब आ जाते हैं भाई किसके बीच में डिस्टिंग्विश, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। अब यहां पर मुझे इसमें भी थोड़ा सा एक माहौल पहले बनाया जाए, उसके बाद फिर आएंगे। बताओ सॉल्यूशन को ज्यादा बेसिक कौन करेगा, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट? ये बताओ, कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट, क्या दोनों ही सॉल्यूशन को बेसिक करेंगे? और ज्यादा बेसिक कौन करेगा? अगर बेसिक करेंगे तो ज्यादा बेसिक कौन करेगा, कार्बोनेट की बाइकार्बोनेट? बताओ कार्बोनेट क्यों करेगा, कार्बोनेट बोलो।
कार्बोनेट बाइकार्बोनेट दोनों चीजों को मैंने एक पर एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है, एक तरफ एक सॉल्यूशन में डाला हुआ है। दोनों में सॉल्यूशन को ज्यादा बेसिक कौन करेगा, जल्दी सोच के बताओ, मैं पानी पी के आ रहा हूं। हाँ, कौन कर रहा है? कार्बोनेट। क्यों, रीजन थोड़ा समझाओगे? हम्म। हम्म। अच्छा, ये बताओ मुझे, ये लोग बेसिक कर क्यों रहे सॉल्यूशन को, क्यों कार्बोनेट बेस क्यों है? सवाल ये है, चलो बताओ। पानी से H+ ले लेता है। सीधी भाषा में बोला जाए तो कार्बोनेट जो है हाइड्रोलाइज होता है पानी में, यही बोलना है ना। तो उसके हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन लिखा अपन ने, तो हाइड्रोलिसिस का इक्वेशन क्या निकल के आया, कुछ ऐसा कि ये पानी के साथ हाइड्रोलाइज हो रहा है और हाइड्रोलाइज होके ये बनेगा HCO3 माइनस प्लस OH माइनस। अच्छा, इसका ये KH जो होगा, क्या ये याद है आपको? KW/KA, KA व्हाट? KA 2 आएगा। और इसमें जब आप करेंगे H2O के साथ, तो ये H2CO3 बना रहा है प्लस OH माइनस दे रहा है, तो इसका K क्या आएगा? KH जो निकलेगा इसका, दैट इज KW/KA1। ये बेसिक ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम है, इतना तो आता होगा। तो भाई K1 और K2 में कौन बड़ा होता है? K1 है ना, हमेशा K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन K2। और अगर K1 वेरी वेरी ग्रेटर है K2 से, K1 वेरी वेरी ग्रेटर है K2 से, तो भाई ऑब्वियसली ये वाला KH क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। ये वाला KH क्या होगा? बहुत बड़ा होगा। और ये बहुत बड़ा है, मतलब OH माइनस ज्यादा आ रहे होंगे, तो इसलिए ज्यादा बेसिक कौन होता है? कार्बोनेट। कार्बोनेट जो है ये ज्यादा बेसिक होता है, दिस इज मोर बेसिक। ठीक। फिनोफ्थलीन के बारे में भी पता है ना, फिनोफ्थलीन के बारे में। अचानक से फिनोफ्थलीन कैसे आ गया सर? अरे सुन ना, रुक। फिनोफ्थलीन के बारे में क्या पता है? 8 से 10 के रेंज में पीएच चेंज, मतलब 8 के 10 के पीएच रेंज में कलर चेंज करता है। इसके ऊपर कौन सा कलर? पिंक। और इसके नीचे कलरलेस। तो देख भाई, कार्बोनेट जो है ना, वो किस्मत से इतना बेसिक है कि वो फिनोफ्थलीन को कलरलेस करेगा। ज्यादा बेसिक है तो कलरलेस करेगा बे, क्या करेगा? पिंक कर देगा। और बाइकार्बोनेट जो है वो इतना बेसिक नहीं है कि वो उसको पिंक कर दे। तो फिनोफ्थलीन के साथ ये टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, फिनोफ्थलीन डालिए। अगर फिनोफ्थलीन का कलरलेस सोल्यूशन कलरलेस ही रहा, मतलब कौन सा आयन है? बाइकार्बोनेट। क्योंकि बाइकार्बोनेट क्या है? लेस बेसिक है। लेस बेसिक मतलब पीएच हो सकता है 8 वाट के आसपास हो तो कलर चेंज नहीं होता है। ठीक। तो फिनोफ्थलीन एक तरह से यूज होता है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब लिखा हुआ है किताब में, मैं एक्सप्लेन कर रहा था। अब देखिएगा इसको, अब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ठीक ठाक से समझ में आएगा। पहला क्या बता रहा है? यूजिंग फिनोफ्थलीन। तो फिनोफ्थलीन में ऑन एडिशन ऑफ फिनोफ्थलीन इनटू द सॉल्ट सॉल्यूशन, इफ नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट। नो कलर चेंज इज ऑब्जर्व्ड, and if pink coloration is obtained, it is due to the formation of carbonate radical। अच्छा, ये प्रोसेस समझाया है शायद, यही कार्बोनेट का ये, फिर ये ऐसा, एंड K1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, पढ़ लीजिएगा, ये सब जो बताया मैंने वही सब है। देन द सेकेंड वन इज, अच्छा ये क्या है देखिए, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये था कि कार्बोनेट कम वक्त सभी क्या हो जाते थे?
प्रेसिपिटेट हो जाते थे। कार्बोनेट सभी इनसॉल्युबल थे, अमोनियम ग्रुप 1 वगैरह को छोड़ के लगभग सभी इनसॉल्युबल थे। लेकिन बाइकार्बोनेट क्या थे? सब सॉल्युबल थे। कौन सा बाइकार्बोनेट इनसॉल्युबल था? बता मंथन। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 क्या था? इनसॉल्युबल था। बाकी सभी बाइकार्बोनेट क्या होते हैं? सॉल्युबल। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। तो दूसरा तरीका इन्होंने यही अपनाया। बाइकार्बोनेट में रिएजेंट डाले तो नो प्रेसिपिटेशन, कार्बोनेट में रिएजेंट डाले प्रेसिपिटेशन इज ऑब्टेन्ड। चलो ठीक है। अब देखो कि हवीश तूने वो सब बॉन्डिंग के लेक्चर कर लिए? कितना किया? मैं बोल रहा हूं तू ये मत कर, अभी वही कर ले, समझ रहा है? वो कर ले, तेरे लिए बेटर होगा। बाकी ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल होगा, जब तेरे को करना होगा तो उसको कर लेना, ठीक है? तो तू वही कर ले अभी, क्योंकि वो तेरा पोर्शन बचा हुआ है, उसी को कर ले। चाहे तो जा सकता है, नहीं तो वहीं पे हेडफोन लगा के देख सकता है, ठीक है? वही कर ले, तेरे लिए ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वो पोर्शन तेरा जो मेंस का पोर्शन है वो कर ले अभी, तो क्योंकि लेट है काफी। चलो चलो भाई, देखो इधर क्या बोल रहा है, क्या हुआ? बाहर जाएगा क्या? अबे तेरा जो मन, क्या ऐसे से क्या कर रहा है? हाँ ठीक है, चले जा फिर। चलो देखो, अब ये रिएजेंट की लिस्ट है और ये प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला है। आपको याद है कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट में एक खास बात आपको बताई थी कि जब M+2 हो तो क्या होता था? कार्बोनेट के साथ साथ हाँ डबल सॉल्ट हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट होता था, और M+3 में तो सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही प्रेसिपिटेट हो जाता था, ठीक है? क्योंकि +1 वाले हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होते हैं। +1 के हाइड्रोक्साइड्स क्या होते हैं? सॉल्युबल। इसलिए +1 का मेटल है तो हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट, लेकिन +2 का मेटल है तो उसका हाइड्रोक्साइड भी प्रेसिपिटेट हो जाता है। और +3 का हाइड्रोक्साइड इतना इनसॉल्युबल है कि कार्बोनेट से ज्यादा कौन प्रेसिपिटेट होता है? सिर्फ हाइड्रोक्साइड ही प्रेसिपिटेट होता है। अब यहां पे देखिएगा, formula of the precipitate and color of the precipitate, this table is also very important, you must remember each and everything। तो देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड डालोगे, कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आया, कलर लिखा हुआ है। स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम भी तो इनसॉल्युबल ही था ना, ठीक? देखो बेरियम, सिल्वर, सिल्वर कार्बोनेट बहुत स्लाइटली येलोइश होता है, ठीक है? बहुत स्लाइटली येलोइश होता है। कुछ लोग इसको कलरलेस भी बोल देते हैं, बट लाइट येलो बोलना ज्यादा ठीक है। दिस इज व्हाइट, वेरी लाइट येलो, ठीक है? फिर ये आया मर्क्यूरिक, ये कौन सा है ना? मर्क्यूरस है शायद, Hg2+2, दिस इज मर्क्यूरस। तो मर्क्यूरस का कार्बोनेट येलो कलर का। अब इधर देख भाई, ये +1 वाला था, मर्क्यूरस था, +1 वाला था। अब यहां पर सभी क्या आ गए, देख, दिख रहे? तो +2 है, तो फिर इनके साथ और कौन प्रेसिपिटेट होगा? इनका हाइड्रोक्साइड। तो ये प्रेसिपिटेट्स है। क्या इनका फॉर्मूला याद रखना जरूरी है? यस, जरूरी है भाई। ये चैप्टर ही टॉपर्स का चैप्टर है, ठीक है? तो इसमें पढ़ना सब जरूरी है। ये चैप्टर ही टॉपर्स का चैप्टर है। टॉप 500 रैंक जो लाते हैं वो इस चैप्टर को डिटेल में अच्छे से पढ़ के जाते हैं। तो चलिए भाई, तो ये सभी प्रेसिपिटेट्स जरूरी हैं। यहाँ 3 क्यों आया, 3 क्यों आया, 2 क्यों आया, उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। वो कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ये है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कलर देख लीजिएगा। चलिए, ये भी एक तरीका है। अब ये आया अगला टॉपिक। देखो, अभी सब कुछ दिमाग में सेट नहीं होगा, है ना? सेट कब होगा? जब एक बार पढ़ेंगे। तो आज ही जाके एक बार पढ़ लेना है। मेंस वेंस का PYQ अभी नहीं बनाने की जरूरत है, ठीक है? इसको जाके पढ़ लेना है। टेस्ट 2 सैटरडे वाला, उसमें समझ में आ जाएगा फिर कि क्या है। तो तुम लोग ऐसे टेस्ट बोल देता हूं तो साला 3 दिन केमिस्ट्री बनाते रहते हो तो ऐसे नहीं है भैया, ये मेच्योरिटी है और कुछ नहीं। ऐसे नहीं करना होता है। 3 दिन केमिस्ट्री PYQ घोटे जा रहे हो, बनाए जा रहे हो, इससे कहाँ टाइम मैनेज हो पाएगा।
चल, तो अब यहां पर क्या बोल रहा है कि ऐसा सॉल्ट है जिसमें कार्बोनेट भी है और बाइकार्बोनेट भी है, तो अब इसको कैसे टेस्ट करें? कार्बोनेट भी है और बाइकार्बोनेट भी है, तो इसके लिए कुछ अलग प्रोसीजर्स है। तो फिर आता है कि, क्योंकि देखो आप बोलोगे फिनोफ्थलीन डाल के कर ले, हो जाएगा? फिनोफ्थलीन से हो जाएगा टेस्ट? बीच का होगा? अच्छा, कार्बोनेट है तो पीएच 10 के ऊपर है, बाइकार्बोनेट है तो उतना, तो बीच का होगा, कुछ ऐसा कुछ होगा। अबे देख, तो उसमें फिनोफ्थलीन डालेगा तो कार्बोनेट तो उसको कर ही देगा ना, क्या पिंक सफिशियंट होता है उसको पिंक करने के लिए, भले बाइकार्बोनेट के साथ है। मानता हूं बाइकार्बोनेट के होने से बोल रहे हो आपकी, ठीक है वो प्योर रहेगा तो ज्यादा बेसिक रहेगा, बट फिर भी अगर आप उसमें फिनोफ्थलीन डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो पिंक पिंक हो गया। तो क्या पता चला उससे? ये पता चल गया क्या कि उसमें बाइकार्बोनेट है? पता चला? नहीं चला। हाँ, कार्बोनेट है पता चल गया, तो ये टेस्ट तो अच्छा है नहीं। फिर क्या प्रेसिपिटेशन कराओगे? तो प्रेसिपिटेशन कराओगे तो किसका सोडियम का सॉल्ट डाल देंगे। तो चलो सोडियम क्लोराइड डाल दूं तो क्या होगा? क्या ऑब्जर्व आएगा? ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? NaHCO3 का पीपीटी व्हाइट, तो व्हाइट पीपीटी आ गया। तो अगर व्हाइट पीपीटी आ गया, NaHCO3 का व्हाइट पीपीटी आ गया, तो कंफर्म हो जाएगा कि कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में वहां पर, क्योंकि सोडियम का कार्बोनेट क्या होता है? सोडियम का कार्बोनेट काइंड ऑफ सॉल्युबल होता है, ठीक है, और सोडियम का बाइकार्बोनेट ये इनसॉल्युबल है, ठीक है, ये इनसॉल्युबल है। तो कार्बोनेट है, ये कैसे पता चला? अच्छा, फिनोफ्थलीन डाला तो उससे क्या हो गया? अच्छा, दो सैंपल बना लेते हैं, एक बार उसमें क्या डाल देंगे? फिनोफ्थलीन डाल देंगे, तो फिनोफ्थलीन डाल के वो पिंक हो गया, तो क्या पता चल गया कि भाई इसमें कार्बोनेट है। और उसके बाद फिर उसमें NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डाल देंगे, तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन डालेंगे तो उससे क्या पता चल जाएगा? बाइकार्बोनेट है। अब क्लोराइड है, अब ये क्लोराइड इंटरफेयर कर सकता है। कैसे क्लोराइड इंटरफेयर कर सकता है? क्या पता इसके साथ जो पॉजिटिव मेटल आयन रहा होगा, जो पॉजिटिव मेटल आयन रहा होगा उसका क्लोराइड प्रेसिपिटेट किया हो। समझ रहे हो बात? नहीं, इसके साथ जो पॉजिटिव आयन रहा होगा, जैसे यहां पर मान लो क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी पता है, मान लो आपने सिल्वर के साथ कार्बोनेट था आपका जो सॉल्ट था या कोई भी, तो इसके पॉजिटिव आयन के साथ क्या पता कौन कौन प्रेसिपिटेट कर जा रहा हो? क्लोराइड। तो वो भी कैसा प्रेसिपिटेट दिखेगा? व्हाइट। तो फिर कहां कंफर्म हुआ कि वो व्हाइट NaHCO3 ही है? ये बहुत अच्छे से कंफर्म नहीं हो पाता, और वैसे भी NaHCO3 तुरंत से इंसॉल्युबल नहीं हो जाता है, इसको थोड़ा सा सॉल्यूशन को कंसंट्रेट करना पड़ता है, उसके बाद इसकी इनसॉल्युबिलिटी निकल के आती है। तो ये भी अच्छा तरीका नहीं है, क्योंकि NaCl या जो आप नेगेटिव आयन डाल रहे हो ये थोड़ा सा इंटरफेयर करेगा आपके टेस्टिंग में, ये भी इंटरफेयर करेगा। तो जो बेहतर प्रोसेस है, जो दो तीन तरीके हैं अच्छे, वो यहां पर दिया हुआ है। अब यहां पर क्या तरीका दिया हुआ है देखो, पहले बोल रहा है वेयर MCl2, और M को स्ट्रिक्टली क्या बता दिया है कि कैल्शियम, स्ट्रोंशियम या बेरियम। आप बेरियम क्लोराइड डालिए, स्ट्रोंशियम क्लोराइड डालिए और ये डालिए, तो क्या हो रहा होगा वो देखते हैं। तो रिएक्शन इन्वॉल्व से पहले इसका प्रोसेस देखिए ना, रिएक्शन इन्वॉल्व से क्या होगा। हाँ, ये देखिए, दिस इज अ बेटर मेथड। इसमें आपको दो अलग अलग सैंपल वैंपल बनाने की जरूरत नहीं है। कार्बोनेट बाइकार्बोनेट लिया गया और आपने डाल दिया स्ट्रोंशियम, कैल्शियम या फिर क्या दिखा था? बेरियम। तीनों का ही कार्बोनेट क्या होता है? तीनों का ही कार्बोनेट क्या होता है? इनसॉल्युबल। तो जैसे आपने ये डाला, कार्बोनेट क्या हो गया? रेसिड्यू, व्हाइट प्रेसिपिटेट।
और इस व्हाइट प्रेसिपिटेट से क्या कंफर्म हो गया कि आपके पास क्या है, कार्बोनेट है, आपके पास कार्बोनेट है, ये पता चल गया। नाउ अब क्या करिए, उसको फिल्टर करिए। फिल्टर करेंगे तो फिल्ट्रेट में क्या चला जाएगा, ये देखो, फिल्ट्रेट में चला गया बाइकार्बोनेट, फिर आपका जो भी मेटल वेटल आयन बचा रहा होगा वो, और क्लोराइड आयन जो है वो चला गया। अब इसमें आप अमोनिया डालिए। अभी रिएक्शंस प्रेडिक्ट करेंगे, उसके बाद रिएक्शन देखेंगे, पहले रिएक्शन प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे क्या हुआ होगा। अमोनिया डाले तो रीप्रेसिपिटेशन ऑफ MCO3 आ गया, और अगर हीट किए तो भी रीप्रेसिपिटेशन ऑफ MCO3 आ गया, तो इससे बाइकार्बोनेट कंफर्म हो जा रहा है। ये बेटा टेस्ट है, जो हम बोल रहे थे वहां पे वो पिंक कर देंगे फिर ऐसा कर देंगे, वो सही तरीका नहीं है, उससे नहीं कंफर्म होता है, ठीक, उससे कंफर्म नहीं होगा दो अलग अलग, ये सबसे बढ़िया तरीका है। अब ये कैसे हो रहा होगा, ये रीप्रेसिपिटेशन कैसे हो जा रहा होगा, कोई समझा सकता है? फिल्ट्रेट में कौन चला गया, बाइकार्बोनेट, और बाइकार्बोनेट में एक तो आप बोला गया कि उसको हीट कर दो तो मेटल कार्बोनेट फिर से मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि बाइकार्बोनेट को हीट करने से क्या बन जाता है, बाइकार्बोनेट को हीट करने से क्या बनता है, हीटिंग रिएक्शन से याद करो, बाइकार्बोनेट को हीट करने से कार्बोनेट बनता है। तो क्या हुआ होगा कि जब आप उसको हीट करोगे तो बाइकार्बोनेट रहा होगा, तभी वो क्या बना होगा, कार्बोनेट, और कार्बोनेट से क्या हो गया होगा, मेटल कार्बोनेट का रीप्रेसिपिटेशन हो गया। मेरी बात को समझो, पहले तो आपको प्रेसिपिटेट मिल गया तो उससे कंफर्म हो गया कि भाई वहां पर कौन है, कार्बोनेट है। अब आपने फिल्टर किया, अगर बाइकार्बोनेट होगा तो हीट करने पे वो कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर कार्बोनेट में कन्वर्ट होगा तो मेटल कार्बोनेट फिर से मिल जाना चाहिए। तो आपने क्या किया, हीट किया तो बाइकार्बोनेट था, तो वो बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोनेट में, और कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया तो मेटल कार्बोनेट का फिर से क्या मिल गया आपको, प्रेसिपिटेशन, ठीक है, मेटल कार्बोनेट का प्रेसिपिटेशन आपको फिर से मिल गया। अब इधर आओ, अमोनिया डालने से कैसे हो जा रहा है, अमोनिया क्या है, थोड़ा सा बेसिक, और जब सॉल्यूशन ज्यादा बेसिक होता है तो सॉल्यूशन में कौन डोमिनेट करता है, कार्बोनेट की बाइकार्बोनेट, कौन डोमिनेट करता है, कार्बोनेट डोमिनेट करता है। ज्यादा बेसिक कंडीशंस में कौन डोमिनेट करता है, कार्बोनेट डोमिनेट करता है। तो हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा बेसिक किया, तो जब बेसिक हमने किया है तो उससे क्या हुआ, बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कार्बोनेट में, और कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ तो फिर प्रेसिपिटेशन हो गया MCO3 का, तो इससे कंफर्म हो गया कि बाइकार्बोनेट ही होगा। अब आपको यहां पे कुछ और दिमाग नहीं लगाना है कि ऐसा भी तो किया जा सकता था, ये बेस्ट पॉसिबल चीज है। आप कुछ और दिमाग लगाएंगे वो गलत ही होगा, कहीं ना कहीं कोई आयन उसमें इंटरफेयर कर रहा होगा, या फिर कुछ प्रैक्टिकल उसमें ड्रॉबैक या फ्लॉ होगा, ठीक है, इसीलिए उस मेथड को यूज नहीं किया जा रहा है। तो अपने मन से कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, जो रिएक्शंस दिए हुए हैं उन रिएक्शंस को पढ़ते जाना है बस, कि इसके लिए ये करते हैं, इसके लिए ये करते हैं। हाँ, लेकिन इन रिएक्शंस में कोई चीज नहीं समझ आ रही है, देन इट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। अब यहां पर देखो, इन्होंने बताया है शायद, ये दिख गया, बाइकार्बोनेट हीट किए, कार्बोनेट, फिर यही कार्बोनेट इसके साथ प्रेसिपिटेट, बाइकार्बोनेट में जब आपने अमोनिया डाला तो अमोनिया ने क्या ले लिया, तो क्या कन्वर्ट हो गया, क्या मिल गया, कार्बोनेट, और यही कार्बोनेट इसके साथ क्या बना लिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। ये भी समझ आ गई बात, ठीक है। तो ये पहला तरीका हुआ, ये पहला तरीका हुआ। आगे बढ़ते इस पे आते, देन दिस सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट यूज किया जा रहा है। इसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, देखिए, सिल्वर नाइट्रेट डाले, ध्यान से सुनना, सिल्वर कार्बोनेट का क्या आ गया, प्रेसिपिटेट, क्या कलर बताया था अभी, व्हाइट, वेरी लाइट येलो, ये आ गया कलर, कंफर्म हो गया कि कार्बोनेट है। अच्छा, फिर फिल्ट्रेट में कौन गया, बाइकार्बोनेट, अगर रहा होगा तो बाइकार्बोनेट गया, सिल्वर गया, अनरिएक्टेड जो इसमें से बच जाएगा थोड़ा बहुत, ये मेटल है। अब इसको फिर से क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, तो ब्राउनिश ब्लैक पीपीटी मिल रहा है सिल्वर ऑक्साइड का, और ये कंफर्म कर देता है बाइकार्बोनेट। ठीक, समझाता हूं कैसे।
और ये क्लियर सॉल्यूशन दैट इज ऑफ नो यूज, अमोनिया डालने से क्लियर सॉल्यूशन मिल रहा है दैट इज ऑफ नो यूज। चलो इसको थोड़ा सोचने की कोशिश करते हैं क्या हो रहा होगा। चलो थोड़ा सा लगाओ दिमाग तो। अच्छा यहां पर हीट किया होगा तो क्या हुआ होगा, थोड़ा सोचते हैं क्या हुआ होगा। हीट किया होगा तो क्या हुआ होगा, अबे पहली चीज तो बाइकार्बोनेट है, हीट किया होगा तो क्या हुआ होगा, कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ होगा, तो ये कार्बोनेट में कन्वर्ट हुआ होगा Ag2CO3। और ये जो कार्बोनेट है ये अंडर हॉट कंडीशंस अनस्टेबल होता है, टूट जाता है, ठीक है, अंडर हॉट कंडीशंस टूट जाता है सिल्वर ऑक्साइड में और CO2 निकल जाता है। तो ये जो सिल्वर ऑक्साइड है ये जम जाता है और क्या प्रेसिपिटेट दे देता है, ये ब्राउन ब्लैक प्रेसिपिटेट है ना, ये इसका मिल रहा है। बना सिल्वर कार्बोनेट ही था लेकिन सिल्वर कार्बोनेट हॉट कंडीशंस में क्या होता है, अनस्टेबल होता है। फैक्ट है, ये फैक्ट है, ठीक है, फैक्ट है, हॉट कंडीशंस में अनस्टेबल है, ये टूट जाता है और ये फिर आपको मिल जाता है। अच्छा ये क्यों नो यूज क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि देखो अमोनिया डाले आप तो सिल्वर कार्बोनेट बना रहा होगा या फिर सिल्वर ऑक्साइड बना होगा, जो भी बना होगा भाई, अमोनिया तो सभी के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, सिल्वर है क्योंकि, और सिल्वर के साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा और वो कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल ही होगा। तो भाई इससे तो कुछ नहीं पता चल रहा, क्या पता ये कार्बोनेट ही रहा हो और कार्बोनेट में आपने अमोनिया डाल दिया तो फिर वो क्या बना ले रहा है, क्लियर सॉल्यूशन। तो इससे कुछ नहीं पता चल रहा है, अमोनिया डालने से कुछ यहां HCO3 माइनस का कोई कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। देखो ना खुद ही सोचो, आपके पास नीचे आया है बाइकार्बोनेट, यहां पर तुम्हारे पास बाइकार्बोनेट है, ठीक है, देखो ध्यान से, ये बाइकार्बोनेट आया है फिल्ट्रेट के बाद। अब इसमें तुम अमोनिया डालोगे तो क्या होगा, अमोनिया डालने से क्या होगा, अमोनिया डालने से प्रेसिपिटेट बनेगा किसका, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट विथ अमोनिया क्या बनाता है, कार्बोनेट, पीछे देखा हमने कार्बोनेट बनाता है, तो वो कार्बोनेट बनाएगा और कार्बोनेट विथ Ag प्लस क्या बना लेगा, Ag2CO3। लेकिन Ag2CO3 अमोनिया इसके साथ फिर क्या बना लेगा, कॉम्प्लेक्स, और कॉम्प्लेक्स बना लेगा तो Ag2CO3 भी आपको कैसा नजर आएगा, सॉल्यूबल नजर आएगा। तो अगर बाइकार्बोनेट है तो भी आपको अल्टीमेटली सब कुछ कैसा नजर आएगा, वहां पर सॉल्यूबल ही नजर आएगा, और बाइकार्बोनेट नहीं है तो भी आपको कैसा नजर आएगा, सॉल्यूबल ही नजर आएगा। अमोनिया डालोगे तो क्या होगा, कुछ भी हो जाए सब में सॉल्यूबल ही नजर आएगा। इसलिए लिखा हुआ है कि ये कैसा सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन है दैट इज ऑफ नो यूज। अब नीचे देखते हैं कहां जस्टिफाई वगैरह किया होगा। ये भाई ये देखो, ये जस्टिफिकेशन सब लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझा दे रहा हूं, उसके बाद आपको सब समझ में आएगा। ये देखो भाई, बाइकार्बोनेट हीट दिस रिएक्शन डन, सिल्वर कार्बोनेट Ag2O3 unstable under hot conditions, it decomposes to give brownish black precipitate of silver oxide. Here the formation of this is due to the decomposition of HCO3 minus on heating. In ammonia solution, this as well as this are soluble and forms this complex, hence a clear solution obtained and no change is observed. ठीक है, इसलिए अमोनिया यूज नहीं हो रहा है, वही बात है। अब आता है ये तीसरा पॉइंट, एक और तरीका दिया हुआ है, यस दिस इज यूजिंग मर्क्यूरस नाइट्रेट। मर्क्यूरस नाइट्रेट की बात हो रही है, चलिए देखिए इसमें क्या हो रहा होगा। मर्क्यूरस नाइट्रेट डाला तो सबसे पहले मर्क्यूरस है और कार्बोनेट है, तो मर्क्यूरस कार्बोनेट का क्या बन जाएगा, प्रेसिपिटेट। क्या कलर बताया, अभी पीछे भी बना था ये येलो, ठीक है, ये येलो प्रेसिपिटेट आ गया इसका, तो इससे कंफर्म हो गया कार्बोनेट। अब फिर क्या कर रहे हैं, फिर हीट कर रहे हैं। अब हीट कर रहे हैं तो कैसा प्रेसिपिटेट आ रहा है, ग्रे प्रेसिपिटेट। ग्रे कैसे आ गया होगा, तो देखो पहले तो बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट हुआ होगा, कार्बोनेट में,
और फिर वो उसका भी कार्बोनेट क्या होगा, जैसे सिल्वर और मर्क्यूरी में बहुत समानताएं है ना, दोनों ही लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स बनाते थे। इनके ऑक्साइड को 400-500 डिग्री हीट कर दो तो टूट जाते थे, ऑक्सीजन दे देते थे, याद आ रहा है? ठीक है, यस, मेटल प्लस ऑक्सीजन। ऑल्दो यहाँ 400-500 डिग्री हीट नहीं है इसलिए ऑक्साइड रह जा रहा है। तो पहले ये कार्बोनेट बना होगा, फिर क्या पता कार्बोनेट टूट गया होगा और कार्बोनेट Hg प्लस HgO में टूटा होगा। क्योंकि आपको ये भी बात मैंने पहले बताई हुई है कि मर्क्यूरस को कैसे ट्रीट करना है। बिल्कुल, कैसे ट्रीट करना है इसको, Hg+2, ये हमेशा ऐसे डिस्प्रपोर्शनेट होता है। तो कार्बोनेट था तो कार्बोनेट ऑक्साइड में कन्वर्ट होता, तो ये इसमें कन्वर्ट हुआ होगा, एक Hg रह गया होगा और इसलिए ऐसा हुआ। अब ये ब्लैक प्रेसिपिटेट नो यूज का है, ये मैं समझा रहा हूं, ये खुद से प्रेडिक्ट कर पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है। ठीक है, मुश्किल क्या, असंभव है, कोई नहीं कर सकता उसको खुद से प्रेडिक्ट। समझते हैं, चलो रिएक्शंस देखते हैं। रिएक्शंस देखिए, ये आया रिएक्शन। ये क्लियर है, ये तो क्लियर है। ये देखो Hg2CO3 बना अनस्टेबल अंडर हॉट कंडीशंस। तो ये पहले टूट गया किसमें, मर्क्यूरस ऑक्साइड, लेकिन मर्क्यूरस ऑक्साइड भी टूट जाएगा किसमें, क्योंकि मर्क्यूरस है, Hg22 प्लस है, तो Hg प्लस, क्या ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है? यस, दिस इज अ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो ये डिस्प्रपोर्शनेशन है, बिल्कुल ये डिस्प्रपोर्शनेशन। तो ये टूटा Hg और Hg+2। इसी का कैसा प्रेसिपिटेट आ रहा है, दोनों का मिक्स ग्रे कलर का, क्योंकि मर्क्यूरी मेटल ग्रे ही होता है ना, खुद ही ग्रे कलर का होता है, मर्क्यूरी ऑक्साइड दोनों मिलकर ग्रे प्रेसिपिटेट दे रहे हैं। अब अमोनिया के साथ क्या होता है, मर्क्यूरस आयन, क्या आपको ये बात मैंने पहले भी बताई है, शायद बीच में कभी डिस्कशन हुआ था, नेस्लर्स रिएजेंट का डिस्कशन हुआ था ना क्लास में। हाँ, जब अमोनिया बता रहे थे तो ये बताए थे कि अमोनिया को डिटेक्ट करने का तरीका है, क्या करते थे, फिल्टर पेपर डिप्ड इन नेस्लर्स रिएजेंट, फिल्टर पेपर डिप्ड इन नेस्लर्स रिएजेंट। व्हाट वाज द कंपोजिशन ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट? वेरी गुड, K2HgI4. So K2HgI4 was the composition of Nessler's reagent where Hg was in +2 oxidation state. Hg was in +2 oxidation state. ये क्या करता था, ये चॉकलेट ब्राउन प्रेसिपिटेट बना लेता था, जिसमें अगर नेगेटिव आयन आयोडाइड था तो मैंने आपको बताया था आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस बन रहा था। सो ये यहां भी वही होगा, अमोनिया डाल रहे हो और आपके पास कौन सा है ना, मर्क्यूरस, तो मर्क्यूरस तो अपनी औकात दिखाएगा, Hg+2, और ये Hg+2 के साथ अमोनिया अपनी औकात दिखाएगा और क्या बनाएगा, मिलियंस बेस। ठीक है, देखो देखो रिएक्शन देखो, इसका बाइकार्बोनेट कार्बोनेट से कोई लेना ही देना नहीं, ये अपना ही कुछ अमोनिया का डिटेक्शन चल रहा है। यहां देखो, मर्क्यूरस विथ अमोनिया, दिस एंड दिस। अब यहां पर X जो भी नेगेटिव आयन है इसके साथ, मर्क्यूरस के साथ जो भी नेगेटिव आयन है वो X लिख दिया है, तो ये X को कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ये मर्क्यूरस है तो कुछ नेगेटिव आयन होगा, वो X है। जब नेस्लर्स रिएजेंट की बात करते हैं तो वहां कौन होता है, I-, ठीक है, K2HgI4 ये कॉम्पोजिशन था, तो ये I- वहां होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस। तो मिलियंस बेस का कॉम्पोजिशन क्या हुआ, HgO.HgNH2-, ये मिलियंस बेस का एनायन, ठीक है, HgNH2-, और फिर ठीक है, फिर आगे की बात तो जो है वो है। सो ये हो गया अमोनिया सॉल्यूशन, ब्लैक प्रेसिपिटेट, हेंस प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, इससे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये अपना अलग ही रिएक्शन है। चलिए, लेकिन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे 2-3 बार और आ जाएगा तो इतना आ जाएगा कि याद हो जाएगा आपको ये। नाउ अब यहां पर कुछ बातें और हैं। द फॉलोइंग रिएजेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अगर ये दोनों हैं, देखो ऐसे क्वेश्चंस आपको इंटीजर टाइप में मिलते हैं सीधे सीधे, ठीक है, कि अगर दोनों साथ में है तो क्या क्या यूज किया जा सकता है। तो अभी तक क्या क्या यूज किया हमने, पहला क्या यूज किया था, क्या यूज किया था, पहला वाला बेरियम और स्ट्रोंशियम और कैल्शियम के क्लोराइड्स, क्या हुआ था उसमें,
पहले देखो ध्यान से, सुनते हैं ध्यान से। पहले हमने क्या किया, उसमें उसको जैसे डाला तो कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट आ गया, प्रेसिपिटेट आया, छान लिया, छान के फिल्ट्रेट बाहर किया, तो उसमें बाइकार्बोनेट अगर है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि है, तो अगर है तो निकल जाएगा, अभी निकल गया। अब वो निकला है, उसमें मेटल के भी कुछ एक्सेस आयंस पड़े हुए हैं, बाइकार्बोनेट भी आया है। अब उसको पकड़ के हीट कर दो, हीट करो तो बाइकार्बोनेट ने क्या बनाया, कार्बोनेट बनाया। बाइकार्बोनेट ने कार्बोनेट बनाया तो फिर क्या हुआ, मेटल भी पड़ा है, तो वो रीप्रेसिपिटेशन हो गया। तो समझ आ गया उससे। अच्छा, अमोनिया भी डाले तो समझ आया क्या, हाँ आ गया, क्योंकि सेम चीज, बाइकार्बोनेट किस में कन्वर्ट, कार्बोनेट में, फिर अमोनिया किस, वही हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट डाला। अच्छा, सिल्वर नाइट्रेट में क्या हुआ, सबसे पहले सिल्वर कार्बोनेट आ गया, येलोइश व्हाइट, वो समझ आ गया। फिर नीचे बाइकार्बोनेट, तो बाइकार्बोनेट हीटिंग क्या बना, सिल्वर कार्बोनेट बना, और सिल्वर कार्बोनेट अनस्टेबल अंडर हॉट कंडीशंस, टूट गया किसमें, Ag प्लस Ag2O में टूट गया, और वो किस कलर का प्रेसिपिटेट आया, ब्राउनिश ब्लैक प्रेसिपिटेट आया। फिर अगर उसमें अमोनिया डाल के टेस्टिंग करते तो कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि अमोनिया तो सबको सॉल्यूबल कर दे रहा है कॉम्प्लेक्सेशन करके, ठीक। तीसरा हमने पढ़ा मर्क्यूरस वाला, अमोनिया डालने से ही आयोडाइड ऑफ मिलियंस बेस वगैरह बन रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, और उधर समझ आ गया। लेकिन देखो, मर्क्यूरस नाइट्रेट डाल के आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, लेकिन जब मर्क्यूरिक क्लोराइड डाल रहे हो तो डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा है। दिस पॉइंट इज टू बी नोटेड, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों नहीं हो रहा है, सुनिएगा। मर्क्यूरिक क्लोराइड इन एक्सेस, चलिए देखिए, तो मर्क्यूरिक कार्बोनेट भी तो इनसॉल्युबल है, तो रेसिड्यू बनेगा ये रेडिश कलर, ये माइनस गलत लिख दिया है, ये हटा लीजिएगा, माइनस नहीं है, क्योंकि भाई ये तो Hg+2 आ गया ना, तो +2 के कार्बोनेट के साथ उसके पार्टनर को मत भूलना। कौन है पार्टनर, हाइड्रोक्साइड। कौन है पार्टनर, हाइड्रोक्साइड। +2 के कार्बोनेट के साथ हाइड्रोक्साइड बोलो, ऑक्साइड बोलो, एक ही बात, उसको नहीं बोलने का। ये बना, इससे क्या कंफर्म हो गया कि बाइकार्बोनेट है, ठीक। अच्छा, फिल्ट्रेट में बाइकार्बोनेट था, अगर था तो फिल्ट्रेट जब आप Hg+2 डालते तो फिल्ट्रेट डज नॉट कंटेन एनी बाइकार्बोनेट बिकॉज इट गेट्स डिकम्पोज ड्यूरिंग द प्रेसिपिटेशन ऑफ दिस। अब ये मैं आपको समझाता हूं, ये समझ आपको आएगा इस रिएक्शन से। ये जब प्रेसिपिटेशन हुआ है, इसकी बैलेंसिंग से समझ में आएगा। ये देखो प्रेसिपिटेट हुआ Hg+2, बहुत ध्यान से देखें, Hg+2, फोकस पूरा यहां है, इधर उधर दिमाग जाएगा, कुछ नहीं समझ आएगा, तेज पढ़ा रहा हूं। Hg+2 कार्बोनेट, ये बन गया प्रेसिपिटेट, और बैलेंस कर दिया फाइनली, अपने को नहीं करना है, बैलेंस कर दिया तो क्या मिला, 6H+, मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन क्या होते जा रहा है, एकदम एसिडिक होते जा रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन एकदम से एसिडिक हो जा रहा है, जैसे ये प्रेसिपिटेट हुआ सॉल्यूशन काफी ज्यादा एसिडिक हुआ। अच्छा, अब ये एसिडिक सॉल्यूशन में रहेगा H+, ये कोई प्रेसिपिटेट तो होगा नहीं, मतलब सोचो सॉल्यूशन काफी एसिडिक होते जा रहा है। तो देखो, ऑन प्रेसिपिटेशन 1 मोल कार्बोनेट ने 6 मोल क्या दे दिया, H+, एंड pH is drastically decreased. So this combines with bicarbonate and carbonate. अगर वहां पर बाइकार्बोनेट है या फिर कार्बोनेट है, कुछ भी हो, दोनों के साथ इतना सारा H+ आ गया कि ये बेचारे सब किस में कन्वर्ट हो गए, और H2CO3 में कन्वर्ट हो गए मेजर अमाउंट में, तो वो किस में निकल गया, H2O + CO2 में निकल गया। तो इससे क्या पता कंफर्म हो रहा है कि बाइकार्बोनेट था। ध्यान से थोड़ा सोचो कि बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट फिल्ट्रेट आया है, अब बाइकार्बोनेट, यहां तो ऑब्जर्वेशन क्या आ रहा है, यहां तो कोई ऑब्जर्वेशन ही नहीं, क्योंकि भाई अगर कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो, कुछ भी हो, जैसे ही ये प्रेसिपिटेशन हुआ, मीडियम इतनी एसिडिक हो गई कि ये सबको किस में कन्वर्ट कर दे रही है, H2CO3, और ये अल्टीमेटली कौन सी गैस दे रहा है, CO2। तो अब आप ये बोल सकते हो कि CO2 निकल जाए तो कुछ समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है। CO2 निकल रहा है तो भाई CO2 तो इससे भी निकल सकता है, और
क्योंकि मीडियम ड्रास्टिकली क्या हो जा रहा है, एसिडिक। कब हो रहा है एसिडिक, जब इसका प्रेसिपिटेशन हुआ, इसका प्रेसिपिटेशन हुआ, मीडियम ड्रास्टिकली एसिडिक हुआ, और ऐसा हो रहा है। एंड फाइनली रिलीजेस CO2 गैस। इवन देन द इवोल्यूशन ऑफ CO2, देखो ध्यान से, वही लाइन लिखी हुई है, इवन देन इवोल्यूशन ऑफ CO2 डज नॉट कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट, बिकॉज कार्बोनेट कैन ऑल्सो रिलीज CO2। ठीक है, कार्बोनेट कैन ऑल्सो रिलीज CO2। चलिए ये हो गया। आगे आते हैं, आगे 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 आते हैं। सो दिस इज MCl2। इसको यूज करने से भी नहीं होगा, ठीक है, इसको यूज करने से भी नहीं होगा, क्योंकि ये लोग ऐसे, आप MgCl2 यूज करो, लेड एसिटेट डाल रहे हैं तो लेड कार्बोनेट बनेगा। ठीक है, ये लोग ऐसा प्रेसिपिटेट बनाते हैं, ये जब प्रेसिपिटेट बना रहे हैं ना, सब +2 वाले देखो, चेक करो, तो ऐसे याद रख सकते हो, ये सब +2 वाले जो हैं, तो ये जब अपना प्रेसिपिटेट बनाते हैं तो साथ में बाइकार्बोनेट भी पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो साथ में बाइकार्बोनेट पैदा ही कर दे रहे हैं, तो भाई बाइकार्बोनेट रहा हो ना रहा हो, बाइकार्बोनेट का टेस्ट तो आ ही जाएगा, तो इससे भी कुछ कंफर्म नहीं होता। याद रखना है कौन कौन है जो बाइकार्बोनेट पैदा कर रहे हैं। ठीक, तो +2 वाले बस क्या यूज कर सकते हैं बेटा, हम लोग क्या क्या देखा हमने, +2 वाले कुछ यूज नहीं कर पा रहे, सिर्फ किसको यूज कर रहे हैं, कैल्शियम। भारत सरकार, ठीक है, सिर्फ भारत सरकार को यूज कर पा रहे हैं +2 वाले। बाकी +2 का जो मर्क्यूरिक था उसने क्या किया, सॉल्यूशन को दबा के एसिडिक बना दिया। अब एसिडिक बना दिया तो जो है सब निपट के क्या बना रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। और ये बाकी के +2 वालों ने क्या किया, ये बाइकार्बोनेट पैदा कर दे रहे हैं, तो बाइकार्बोनेट पैदा कर रहे हैं तो भाई रहा हो ना रहा हो बाइकार्बोनेट का टेस्ट तो आएगा ही, ये भी एक तरह से इंटरफेयर करेगा। चलिए भाई खत्म। अब आता है डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड एंड बाइसल्फाइड। 2 मिनट का रेस्ट दे रहा हूं, फिर शुरू कर रहा हूं। ठीक है, 2 मिनट का रेस्ट दे रहा हूं, फिर शुरू कर रहा हूं।
चलो देखो, अब आया अपने पास डिस्टिंक्शन बिटवीन सल्फाइड बाई सल्फाइड। अभी तक कार्बोनेट बाई कार्बोनेट किए, फिर देखा हमने कार्बोनेट बाई कार्बोनेट प्रेजेंट टुगेदर, और अब आ रहे हैं सल्फाइड बाई सल्फाइड। सो सल्फाइड बाई सल्फाइड में देखेंगे, सबसे पहला है प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स। देखो यहां पे फिनोफ्थलीन के साथ काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, वहां पर फिनोफ्थलीन डाल के हो रहा था। फिनोफ्थलीन के साथ दिक्कत क्या आएगी, सुनो, कि ये जो H2CO3 है और ये जो H2SO3 है, तो ये थोड़ा बेटर एसिड है। ये क्या है, थोड़ा बेटर एसिड। अब H2SO3 का pK मैं बताऊं, एग्जैक्ट pK मैं देख लेता हूं एक बार और बता रहा हूं आपको। pK ऑफ H2SO3, तो ये pK वैल्यू दिख रही है -1.89, ये इसकी pK वैल्यू है, ठीक है, देखो ध्यान से, -1.89, एंड फिर pK2 जो है वो तो ठीक है, लेकिन इसकी pK1 कितनी थी, याद है कितनी थी? अबे H2CO3 तो मस्ट रिमेंबर pK था, वेरी गुड, 6.4 ये आसपास। तो देख सकते हो आप कौन ज्यादा अच्छा एसिड है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अच्छा एसिड है। तो जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, जैसे हमने मान लो SO3 2- का हाइड्रोलिसिस किया, तो वहां पर फाइनली क्या बनता था, KH इज इक्वल्स टू KW अपॉन KA2, यही बनता था। अब देखो भाई, इसका K2 और इसका K2, तो इसका K2 काफी बड़ा होगा, ध्यान से सुनना, किसका कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, सल्फाइड का और कार्बोनेट का। इसका K2, तो भाई अब इसका pK2 तो और बड़ा होगा, एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है तो नहीं लिख रहा हूं, बहुत बड़ा होगा, ठीक है। और इसका K2 कंपैरेटिवली, सॉरी, इसका pK2 बहुत बड़ा होगा, K2 छोटा होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे सल्फाइड की, तो इसका K2 हाई होगा काफी, कंपेयर टू व्हाट, कार्बोनेट का। कार्बोनेट के K2 के कंपैरिजन में ये काफी हाई होगा। अच्छा, ये काफी हाई हो गया तो KH की वैल्यू क्या हो गई, KH लो हो गया, और KH लो हो गया मतलब अब ये इनफ बेसिक नहीं रहा, है ना। अब ये इनफ बेसिक नहीं रहा, क्योंकि KH क्या हो गया, लो। और भाई KH किस चीज का था, अबे ये HCO3- प्लस हाइड्रोक्साइड, यही तो था ना। तो अब ये इनफ बेसिक नहीं रहा, तो क्या फिनोफ्थलीन को ये पिंक कर देगा, पता नहीं करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हो सकता है कि ना करे, है ना, हो सकता है कि ना करे। तो जब हमने देखा तो ये फिनोफ्थलीन को पिंक नहीं कर रहा, तो क्या बाइसल्फाइड कर देगा, अबे ये तो और एसिडिक होगा, समझ रहे हो, मतलब ये और कम बेसिक होगा, मतलब ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होगा। क्या होगा, ये ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होगा। तो ये जब ऑलमोस्ट न्यूट्रल के आसपास होगा, तो ये भी फिनोफ्थलीन को टर्न, तो फिनोफ्थलीन से काम नहीं होगा। इस बार ना वो लिटमस पेपर यूज करते हैं, ठीक है, लिटमस पेपर और क्लोज होता है ना, 7 के आसपास चेंज कर देता है। तो लिटमस पेपर का कलर ये जो है बेसिक शो कर देता है, बट ये जो है लिटमस में भी न्यूट्रल रहता है लगभग, क्योंकि इट इज वेरी स्लाइटली बेसिक, 7.2 7.3 का पीएच है, तो बहुत स्लाइटली बेसिक है। लेकिन ये इतना बेसिक है कि लिटमस से डिटेक्ट हो जाएगा, बट फिनोफ्थलीन की रेंज में नहीं जा पा रहा है। फिनोफ्थलीन का रेंज थोड़ा ज्यादा है ना, 10 के बाद, कार्बोनेट 10 के बाद हो गया, बाइकार्बोनेट 8 के थोड़ा नीचे हुआ, ये भी लगभग 8 के थोड़ा नीचे है, कौन, ये, और ये तो एकदम 7 के पास है। अब इस आइडिया को दिमाग में रखते हुए आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। सो वंस द प्रेजेंस ऑफ दिस इज एस्टेब्लिश्ड,
देन प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट्स डाल रहे हैं, ये खुद से देख लोगे, समझ आ जाएगा। प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट से एक्स डाले तो ये हो रहा है, ये सब एक्स है। वो सॉल्युबिलिटी चार्ट से देख लेना, वो सब इनसॉल्युबल होते हैं सल्फाइड के। अच्छा, ये आ गया यूजिंग लिटमस पेपर, क्लियर है बात। HSO3 माइनस कैसा शो कर रहा है, न्यूट्रल टुवर्ड्स लिटमस, वाइल SO3 माइनस कैसा शो कर रहा है, एल्कलाइन टुवर्ड्स इट, ठीक है। ओके, नाउ उतनी बातें बताया नहीं है, वो अपन ने K1 K2 सब चीज से समझ लिया। देन यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, सो यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यहां पर क्या बताया, पढ़ लेता हूं एक बार। Reagents such as H2O2 acts as an oxidizing agent for both ions. However, on oxidation, the behavior toward litmus paper undergoes a change as depicted in the following reactions. अच्छा, समझ रहे हो बात क्या बोल रहा है। HSO3 माइनस हो या फिर SO32 माइनस हो, दोनों को ये सल्फेट में चेंज करेगा। बट जब आपके पास HSO3 माइनस है तो सल्फेट में जाएगा और इसका H+ रिलीज होगा। H+ रिलीज होगा तो सॉल्यूशन थोड़ा कैसा रहेगा, और यहां पर सॉल्यूशन लगभग कैसा रहेगा, न्यूट्रल, क्योंकि सल्फेट कोई हाइड्रोलिसिस करता भी नहीं खास, तो ये लगभग न्यूट्रल रहेगा। ये थोड़ा एसिडिक रहेगा, तो फिर से आप इसको किससे देख सकते हो, लिटमस से देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इजी रिएक्शन है, उसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, बस इतनी सी बात है, लिटमस से देख सकते हो। नाउ ये आया सम अदर टेस्ट फॉर सल्फाइड। अब यहां से बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, सल्फाइड का ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें क्या किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट इज ग्रेजुअली एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ सल्फाइड, ठीक है। तो आपके पास सॉल्यूशन किसका पड़ा हुआ है, सल्फाइड आयन है मान लीजिए, ठीक है। सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन है मान लीजिए, अगर बाई सल्फाइड होगा तो ये टेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो इस तरह से सल्फाइड बाई सल्फाइड में डिस्टिंग्विश हो जाएगा। सल्फाइड आयन पड़ा हुआ है, आपने डाला उसमें सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर का सल्फाइड क्या करेगा, प्रेसिपिटेट करेगा पहले तो। अच्छा, शुरू में सल्फाइड ज्यादा है, तो सल्फाइड क्या है तुम्हारा, लाइगेंड बनाता, लाइगेंड की तरह काम करता है। सल्फाइड कैसा लाइगेंड है, कुछ स्पेशल बात बताए थे क्या सल्फाइड के बारे में, SO3 माइनस, कुछ स्पेशल बात थी क्या इसमें, हाँ माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कुछ और स्पेशल बात इसके बारे में बताई थी, कुछ अलग सी बात कॉम्प्लेक्स पढ़ाते समय। वेरी गुड, कभी कभी 4 मेंबर्ड रिंग बना लेता है, कभी कभी सिंगल डेंटेट है, मतलब ये फ्लेक्सी डेंटेट लाइगेंड का एग्जाम्पल था। कार्बोनेट सल्फाइड दोनों ही फ्लेक्सी डेंटेट लाइगेंड्स थे। यहां पर ऐसे सोचना है कि ये जो सिल्वर आयन है और ये लाइगेंड है, अगर आपके पास ये लाइगेंड अगर ज्यादा अमाउंट में है तो कॉम्प्लेक्सेशन फेवर होगी, तो क्या फेवर होगी, कॉम्प्लेक्सेशन फेवर होगी। फिर अगर सिल्वर आपने बहुत ज्यादा डाल दिया तो प्रेसिपिटेशन फेवर होगी। ये कोई रूल नहीं है, यहां पर याद रखने के लिए बता रहा हूं, ये कोई रूल नहीं है। देखो, when सल्फाइड इज वेरी वेरी लार्जर देन ये, तो ये कब होगा, सल्फाइड ज्यादा कब है, शुरू में कि बाद में, शुरू में, क्योंकि शुरू में सॉल्यूशन में कौन है, सल्फाइड, और अब ग्रेजुअली क्या डाल रहे हो, AgNO3, ठीक है। अब ग्रेजुअली AgNO3 डाल रहे हो, तो शुरू में सल्फाइड बहुत ज्यादा है, सल्फाइड ज्यादा है तो पहले क्या बनता है, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ठीक। उसके बाद आप जैसे जैसे और रिएजेंट डालने लगोगे आप देखोगे प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो फिर जैसे और आपने डाला तो फिर बन रहा है ये प्रेसिपिटेट बन रहा है। फिर ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सल्फाइड, अब मान लो सल्फाइड आप और डालने लगे तो वो प्रेसिपिटेट क्या होने लग रहा है, फिर से फिर डिसॉल्व होने लग रहा है। मतलब यही है कि अगर सल्फाइड ज्यादा है तो ये क्या फेवर करेगा, कॉम्प्लेक्स बनाने को, और अगर सिल्वर ज्यादा है तो क्या फेवर कर रहा है, प्रेसिपिटेट बनाने को। क्यों कर रहा है ये सब, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये इस टेस्ट को याद रखने का तरीका है। तो ऑन फर्दर एडिशन ऑफ सल्फाइड द प्रेसिपिटेट गेट्स डिसॉल्व्ड, लुक लाइक दिस, तो ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। अब इसी को बॉईल करते हैं तो कुछ चीजें और निकल कर आती हैं, और वो रिएक्शंस बड़े जरूरी हैं। देखिए, ऑन बॉइलिंग दो चीजें देखनी होगी। ऑन बॉइलिंग वी आर बॉइलिंग द कॉम्प्लेक्स फर्स्ट,
and then we are boiling the suspension of that precipitate. suspension समझ पा रहे हैं? वो कोलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन, ट्रू सॉल्यूशन, तीन चीजें होती हैं. सस्पेंशन मतलब वही है जब पार्टिकल्स के साइज थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं. 9th-10th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़े हो. तो सस्पेंशन 9th-10th पढ़ के आ रहे हो ना बे? चल देखो, सस्पेंशन तो इसको हीट करते हैं, तो इसको हीट करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? सिल्वर सल्फाइड कॉम्प्लेक्स है. कौन सा रिएक्शन हो गया यहां पर? ये रेडॉक्स हो गया, रेडॉक्स हो गया. ठीक है, रेडॉक्स क्यों हुआ? क्योंकि सिल्वर के पास स्लाइट ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है. ऐसा हमने टॉलेंस रिएजेंट वगैरह वगैरह में देखा हुआ है कि Ag प्लस स्लाइट ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज होती हैं और सल्फाइट आयन में रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है. तो सिल्वर ने रिड्यूस हुआ, ये ऑक्सीडाइज हुआ. एक चीज ध्यान रखना, यहां पर 2 मोल्स यूज हो रहे हैं, इसलिए SO2 गैस भी निकलती है. SO2 गैस का निकलना प्रेडिक्टेबल नहीं है. 2 मोल्स यूज हो जा रहे हैं और SO2 गैस यहां पर निकलती है. बट जब आप सस्पेंशन को हीट करोगे तो SO2 गैस नहीं निकल रही है. सिंपल क्या हो रहा है? रेडॉक्स. ठीक है, यहां SO2 गैस का निकलना प्रेडिक्टेबल नहीं है. ये की पॉइंट है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसके 2 मॉलिक्यूल्स यूज होकर ऐसा बना रहे. 2 मॉलिक्यूल्स यूज हो रहे हैं, सिंगल मॉलिक्यूल का रिएक्शन नहीं है. बट यहां पर आपके पास सिंगल मॉलिक्यूल का रिएक्शन. वैसे जब आप बैलेंस करोगे तो आपको दिख जाएगा बैलेंस करोगे तो दिख जाएगा. यहां पर आपके पास ग्रे प्रेसिपिटेट आया, ठीक है, और साथ में सल्फेट, और ये एक्चुअली में सल्फ्यूरिक एसिड ही हो गया. ये सॉल्यूशन काफी एसिडिक हो जाएगा. ग्रे प्रेसिपिटेट आ जा रहा है. बॉईल करने पे, दोनों को ही बॉईल करने पे क्या आ जा रहा है? ग्रे प्रेसिपिटेट आ जा रहा है. Heating aqueous suspension of this and this produces different type of products. Yes. Now these two reactions are also important. These two reactions are also very important. Look, जब आप सिल्वर सल्फाइट को हीट कर रहे हो, देखो जनरली सल्फाइट और कार्बोनेट की प्रॉपर्टीज कैसी होती है? सिमिलर होती है. कार्बोनेट और सल्फाइट की प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है. बट जहां बात रेडॉक्स की आती है तब दोनों के जो रास्ते हैं वो बदल जाते हैं. क्योंकि ये बोलता है नहीं मैं रेडॉक्स नहीं कर सकता, लेकिन ये बोलता है मैं तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट हूं. तो इसी तरह से जब आप सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हो तो इसका हीटिंग तो अभी हमने पढ़ा था, अनस्टेबल अंडर हॉट कंडीशंस पढ़े थे ना. ब्राउनिश ब्लैक फिर से मिल गया, CO2 निकल गया. तो क्या ये रेडॉक्स हुआ? तो ये एक सिंपल कौन सा रिएक्शन हुआ है? किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुआ है. लेकिन यही चीज जब आप इसके साथ कर रहे हो तो आपको सिल्वर मिल रहा है और H2SO4 मिल रहा है. ये कैसा रिएक्शन हो गया? रेडॉक्स. तो ये दोनों रिएक्शंस का डिफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है. नोट करके लिखा हुआ है इसमें कि जब सिल्वर कार्बोनेट को हीट करते हो तो इट इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन, बट व्हेन यू हीट सिल्वर सल्फाइट इट इज अ रेडॉक्स रिएक्शन. ठीक है. Ag plus has mild oxidizing properties which can oxidize SO2 into H2SO4. हाँ वही बात है, तो सल्फाइट के पास ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी है, रिड्यूसिंग एजेंट है. देन तीसरा एक और दूसरा तरीका दिया हुआ है. दूसरा तरीका, तो ये वाले टेस्ट को कैसे समराइज कर रहे हैं अपन? अभी वाला टेस्ट क्या हुआ? सिल्वर क्या डाला हमने बाहर से? सिल्वर नाइट्रेट डाला. सॉल्यूशन में कौन पड़ा हुआ था? सल्फाइट. शुरू में क्या दिखा? सॉल्यूबल. ठीक. उसके बाद और सिल्वर नाइट्रेट डाला तो क्या मिला? PPT. फिर और सल्फाइट डाल दिया तो क्या मिला? सॉल्यूबल. ये इस तरह का ऑब्जर्वेशन आएगा. अगर आप कॉम्प्लेक्स को पकड़ के हीट बॉईल करो, कॉम्प्लेक्स जो भी कॉम्प्लेक्स है उसको पकड़ के बॉईल करो तो क्या मिल रहा था? सिल्वर का ग्रे प्रेसिपिटेट और साथ ही साथ कौन सा गैस? SO2 गैस. लेकिन जब आप सिल्वर सल्फाइट को पकड़ के हीट करो तो सिर्फ और सिर्फ सिल्वर प्लस H2SO4. सिल्वर कार्बोनेट को हीट करने पे रेडॉक्स नहीं हो रहा था. ठीक है. नेक्स्ट, अब ये इजी है, इसमें कुछ नहीं है बताने को. सल्फाइट कैन बी इजिली ऑक्सीडाइज्ड ईदर इन सॉल्यूशन और इन सॉलिड स्टेट. सल्फाइट सॉल्यूशन लीजिए, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लीजिए, सल्फेट में कन्वर्ट होगा, फिर प्रेसिपिटेटिंग रीजेंट लीजिए और प्रेसिपिटेट करा दीजिए. ठीक है. ये सब आपको ऐसे प्रोसेस नहीं याद करना है, प्रोसेस नहीं याद करना है. रिएक्शन अगर आपको उस समय दिखा तो वो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हाँ ये रिएक्शन ऐसा है. ये सब प्रोसेस नहीं याद करना है. अभी सल्फाइट है,
प्रेसिपिटेट कराइए MSO3, डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट मिनरल एसिड्स, घुलता है क्या? MSO3 डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट मिनरल एसिड, घुलता है क्या? ऑब्वियसली, वोलेटाइल प्रोडक्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, तो डाइल्यूट मिनरल एसिड में तो घुल ही जाता है ना सल्फाइट। अच्छा, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालोगे, ये भी MSO4 में कन्वर्ट हुआ। रिएक्शन देख लेते हैं, रिएक्शन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। सो दीज आर द प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स यू कैन यूज, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट किया, और फिर सल्फेट किसका किसका इंसॉल्युबल था? सल्फेट, साली को देखकर आज हो गए सारे बाराती पागल। देखो, पागल, बाराती, सारी, और कैल्शियम का जो भी सल्फेट होता है ना, बॉर्डर लाइन में आता है, ठीक है? तो बॉर्डर लाइन में होता है कैल्शियम का सल्फेट, तो वो मैंने बॉर्डर लाइन था, बट मैंने उसमें लिस्ट में सॉल्युबल बताया था, कहीं कहीं सॉल्युबल दिखेगा और कहीं कहीं वो इनसॉल्युबल की लिस्ट में आ जाता है, तो थोड़ा बॉर्डर लाइन है कैल्शियम सल्फेट, चलता है, उतना कोई दिक्कत नहीं। तो ये लोगों से आपने ऑक्सीडाइज किया, और ये लोगों ने क्या किया? प्रेसिपिटेट कर दिया कैल्शियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट, तो उससे समझ आ गया, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा खास नहीं। फिर आ जाइए H2SO4 एंड दिस, ये वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन, बहुत अति इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है? जिंक का रिएक्शन सल्फाइड आयन के साथ, जिंक डाला जाता है डाइल्यूट, और जिंक सल्फेट, जैसे सल्फाइड आपके पास है, आप उसमें जिंक पाउडर डालेंगे एसिडिक मीडिया में। जिंक कौन सा एजेंट है? रिड्यूसिंग एजेंट, मेटल है, मेटल के पास हमेशा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, हमेशा टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन देने की, तो जिंक हमेशा एक रिड्यूसिंग एजेंट। सल्फाइड भी रिड्यूसिंग एजेंट है ना, सल्फाइड भी रिड्यूसिंग एजेंट। अब यहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, तो बताओ मुझे, सल्फाइड नीचे जा सकता है क्या? चांस है? सल्फाइड नीचे मतलब +4 से नीचे, नीचे मतलब +4 से नीचे जा सकता है सल्फर? कुछ होता है +4 से नीचे? होता है, H2S होता है, सल्फर होता है, इसके पास ऑप्शंस हैं। जिंक नीचे जा सकता है, जिंक -2 हो जाएगा। जिंक जिंदगी में क्या देखे हो? +2 ही देखे हो ना। तो भाई पक्की बात है कि जिंक +2 में जाएगा, मतलब जिंक बोल रहा है तेरे को जो करना है कर, मैं तो ऑक्सीडाइज ही होऊंगा। तो जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है? और अब इसके पास ऑप्शन है, या तो सल्फर बना के नीचे गिरे, या तो H2S बना के उड़ जाए। इसमें से क्या होगा वो याद रखना पड़ेगा। तो यहां H2S उड़ता है, देख लीजिए H2S उड़ रहा है, जिंक प्लस H2O, सो द गैस इवॉल्व्ड नाउ कैन बी आइडेंटिफाइड एज अंडर दिस। अब देखेंगे गैस कैसे आइडेंटिफाई होती है। तो ये रिएक्शन समझ आ गया। जिंक और सल्फाइड आयन में कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है? H2S गैस इवॉल्व हो रही है। क्या बात है, H2S गैस इवॉल्व हो रही है। अभी ये H2S गैस का डिटेक्शन बताया है। तो सबसे पहले सल्फाइड्स के बारे में, H2S, जैसे आप H2S सुनते हो, प्रेसिपिटेट्स के बारे में दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि सभी सल्फाइड लगभग क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, और ज्यादातर लोगों का कलर क्या होता है? ब्लैक। जिसमें से CDS कद्दू से याद करे थे अपन, येलो, ठीक है? मांस याद करा था हमने बफ कलर या पिंक कलर, ठीक है? और सबसे सुंदर ऐश्वर्या, उनका कलर आयंस टू आयंस डिपेंड करता था। अब यहां पे क्या बोल रहा है कि भाई ये जो गैस निकली है उस गैस की प्रॉपर्टीज लिखा है, ठीक है? तो सुनो, तो रॉटन एग स्मेल होता है, ठीक है? H2S का ये तो स्मेल होता है। मॉइस्ट लेड एसिटेट पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है? ये ब्लैक। मतलब आप एक फिल्टर पेपर लीजिए, लेड एसिटेट का सॉल्यूशन जो है लैब में बहुत यूजफुल सॉल्यूशन है, कॉमनली अवेलेबल सॉल्यूशन है। उसमें आप क्या डालेंगे? फिल्टर पेपर। उसमें लेड के आयंस आ गए Pb+2, और उसमें जब वो गैस को पास कराओगे तो Pb+2 के साथ सल्फाइड क्या बनाएगा? PbS। PbS का कलर क्या है? ब्लैक। तो वो फिल्टर पेपर कैसा हो जाएगा? ब्लैक हो जाएगा। तो इट टर्न्स मॉइस्ट दिस पेपर ब्लैक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ PbS, ठीक है? फिर आगे आइए, इट कैन टर्न द मॉइस्ट कैडमियम एसिटेट पेपर, कद्दू, CDS, क्या कलर में हो? येलो। तो इट कन्वर्ट्स पेपर येलो ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CDS, ये येलो कन्वर्ट हुआ।
नाउ H2S, अब एक और तरीका यहां पर बताया गया है। H2S तो भाई ऑक्सीडाइज ही होना चाहेगा, क्योंकि सल्फर -2 से नीचे नहीं जा सकता। तो H2S कैसा एजेंट हो गया? रिड्यूसिंग हो गया। तो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ भी देख सकते हो, जैसे MnO4- H2S कलरलेस कर दिया। ध्यान रखना हमेशा सल्फर गिरता है। H2S हमेशा ऑक्सीडाइज किस में होता है? सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में भी तमाम जगहों पे आपको दिख जाएगा। H2S सल्फर में ऑक्सीडाइज होता है। इधर भी H2S सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, H2S सल्फर में ऑक्सीडाइज हो रहा है, लाइक दिस। तो ये सभी में ऐसा हो जा रहा है। बोलो। हाँ हाँ, उसका भी येलो कलर होता है, येलो व्हाइट के जैसा इसका कलर होता है, लेकिन वो प्रेसिपिटेट है। वो प्रेसिपिटेट है। सॉल्यूशन जो है वो कलरलेस हो गया। यहां पर ये पर्पल ऑरेंज ये सब क्या था? ये क्या था? ये प्रेसिपिटेट नहीं था, ये क्या था? सॉल्यूशन ही ऐसे कलर का था। मतलब अगर आप इसको फिल्टर पेपर से छानोगे तो भी वो भी कैसा दिखेगा? पर्पल ही दिखेगा, ठीक है, ऑरेंज ही दिखेगा। लेकिन आप इसको अगर फिल्टर पेपर से छान दोगे तो क्या होगा? वो प्रेसिपिटेट अलग हो जाएगा, सॉल्यूशन कलरलेस दिखेगा। तो वो प्रेसिपिटेट है, व्हाइट येलो जैसा भी हो, बट सोल्यूशन जो है वो किस कलर का हो जा रहा है। यहां पर सोल्यूशन से सोल्यूशन चेंज आपको समझ आ जाएगा। ये बताए थे I3- डार्क ब्राउन, आइडोमेट्रिक टाइट्रेशन में यूज आया था इसका। तो I3- डार्क ब्राउन से कलर हुआ किसमें? I-। चलो, क्या बात। फिर यहां पर क्लोरीन वाटर के बारे में शायद बताया है। इन ऑल रिड्यूसिंग एजेंट सल्फर इज प्रेसिपिटेटेड एंड अदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक क्लोरीन वाटर, ये सब भी यूज हो सकता है, ठीक है। एंड दीज मे ऑल्सो बी यूज टू गेट सल्फर प्रेसिपिटेट। हाउएवर क्लोरीन वाटर अगर कंसंट्रेटेड होगा तो फर्दर सल्फर को और ऑक्सीडाइज कर देता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन। देखो, सिर्फ ये सॉल्ट एनालिसिस नहीं है, इसमें ब्लॉक की भी पूरी बातें बताई जा रही है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको बस पढ़ लेंगे तो बहुत काम हो जाएगा। क्या बोला गया कि ये सब भी एजेंट्स यूज कर सकते हो आप, जैसे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हो H2S में, तो ये सब भी एजेंट यूज हो जाएंगे। क्लोरीन वाटर यूज करते समय क्या ध्यान रखना है कि क्लोरीन वाटर कैसा होना चाहिए? नहीं तो वो फर्दर जो सल्फर मिला है उसको किस में ऑक्सीडाइज कर दे रहा है? सल्फेट में। तो फिर फाइनली सॉल्यूशन इट विल बी अगेन कलरलेस। अब वो फिर से आपको कलरलेस दिखेगा, सॉल्यूशन फिर से कलरलेस दिखेगा। चलो ठीक है, सल्फाइड आयन को अगली क्लास में करते हैं इसके आगे, ठीक है। सल्फाइड आयन ऑनवर्ड्स अगली क्लास में करते हैं। इस स्पीड में चलेंगे तो 5 क्लास में खत्म हो जाएगी सॉल्ट एनालिसिस, ठीक है। हाँ, व्हाइट येलो लगभग वैसे ही है, जैसे सिल्वर कार्बोनेट बोला ना मैंने कि वो येलोइश व्हाइट जैसा है, वो सल्फर भी वैसा ही है। तो ऐसे चलेंगे तो 3 क्लासेस में हमारा एनायनिक रेडिकल खत्म हो जाएगा और 2-3 क्लास में कैटायनिक खत्म हो जाएगा। तो 6 क्लास रफली मान लो 2 हफ्ता। आज कितना तारीख है? 22। रफली 5 तारीख तक कोशिश करेंगे कि पूरा ये भी खत्म हो जाए, ठीक। उससे पहले ही कोशिश करेंगे करने को। चलो ठीक है, जाओ।